Okay, so today we are starting the agree disagree essays, and the first essay that I've come up for you is: some people believe that the best way to produce a happier society is to ensure that there are only small differences between the richest and the poorest members. To what extent do you agree or disagree? तो कुछ लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका एक एक हैप्पी सोसाइटी की जो सोसाइटी जो पूरा समाज जो खुश है उसके लिए एक एक ही तरीका है कि इंश्योर करो सबसे अच्छा तरीका है कि इंश्योर करो मेक इट श्योर कि जो सबसे रिच और सबसे पुअर है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है ठीक है तो ये सबसे अच्छा तरीका है हैप्पियर सोसाइटी बनाने का अब इसकी देखो पैराफ्रेजिंग क्या करिए और फिर अपना अपनी ओपिनियन क्या दी है सम इंडिविजुअल्स आर ऑफ द ये अब ना लेटेस्ट तरीके से लिखे हैं ऐसे जो मैंने आपको परसों तरीका कराया ना उस तरीके से लिखे हैं ऐसे इसलिए मैं ये वाले डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपका वो जो मेथड है वो री हो जाए आपके माइंड में ओके और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल so what we tell you in that method is to have two sentences for the introduction and just see first sentence is the paraphrasing some people believe some individuals are of the opinion okay that the best way that the most effective way to produce a happier society to bring about a satisfied society is to ensure would be to narrow the wealth inequality is to ensure that there are small differences between the richest and the poorest मतलब जो wealth inequality है उसको narrow करना ये आपको पैराफ्रेजिंग समझ आ गई सबको नैरोइंग द वेल्थ इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी क्या होती है इनइक्वल इक्वल होता है सेम इनइक्वल मींस डिफरेंस ठीक है और वेल्थ इनइक्वालिटी वेल्थ का जो डिफरेंस है उसको नैरो करना वेल्थ का डिफरेंस है मतलब सबसे रिच है सबसे पुअर के अंदर जो डिफरेंस है उसको नैरो करना उसको कम करना तो ये पैराफ्रेजिंग समझ आ गई Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके कमल Yes, ma'am. वीरपाल Yes, ma'am. ओके ओके द मेन रीजन अब सबसे पहले मैंने फिर उसके बाद मैंने लिखा आई बिलीव दैट इंक्रीजिंग वेल्थ इनइक्वालिटी इज द मेन रीजन फॉर डिससैटिस्फैक्शन इन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस इट तो मेरा मैंने मैंने फिर एक तरह से क्या करा है एग्री करा है कि डिसएग्री करा है आप बताओ मैंने लिखा है कि इंक्रीजिंग वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी की डिससैटिस्फैक्शन का और इसलिए सरकारों को पूरे स्टेप लेने चाहिए इसको कम करने का तो मैंने क्या करा है एग्री करा है कि डिसएग्री करा है Disagree. अच्छा तो मैंने ये Agree, ma'am. I'm Some people believe that the best way to produce a happy society is to ensure that there are only small difference between the richest and poor members. To what Agree. extent Agree. हाँ एग्री करा है कि डिसएग्री और भी मेरे को दो चार जने बताओ some एक एक Ma'am, जने agree correct. एक Agree किया ma'am. अच्छा जिन्होंने डिसएग्री करा था वो उनको समझ आ गया कि डिसएग्री क्यों गलत है I believe that increasing wealth inequality, बराबर, हाँ जो is the इंक्रीजिंग main वेल्थ reason इनइक्वालिटी of मेन this. रीजन है डिससैटिस्फैक्शन का और गवर्नमेंट्स को इसको कम करना okay. चाहिए ठीक है तो मैंने Anji. ये कहा है कि वो जो इनइक्वालिटी उसको कम करना चाहिए तो इसका मतलब मैं एग्री कर रही हूँ ना ठीक है मैंने देखो स्टेटमेंट कह रही है कि जो रिच और पुअर में फर्क है जो रिच और पुअर में डिफरेंस है ठीक है वो बहुत ज़्यादा है और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर समाज में खुशी लानी है, अगर हैप्पी सोसाइटी बनानी है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंश्योर करो कि सबसे जो जो वेल्थ में फ़र्क है, बहुत अमीर और बहुत गरीब में, वो कम हो जाए। ठीक है? तो मैंने ये लिखा है कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी है, सबसे बड़ा कारण है डिससैटिस्फैक्शन का सोसाइटी में, इसलिए उसको कम करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब मैंने क्या करा है, एग्री करा है ना? समझ आ गया सबको? आप सीधा-सीधा भी लिख सकते हो आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस आई बिलीव दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी ठीक है टू दिस इज द बेस्ट मेथड टू हैव अ हैप्पी सोसाइटी ये समझ आ गया आपको बिल्कुल सिंपल भी लिख सकते हो आई एग्री विद दिस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ पर ये दो सेंटेंसेस की इंट्रो है और ये ऐसी इंट्रो बना ली तो बस फिर तो 100% है कि दिस इज इजी यू हैव ओनली टू सेंटेंसेस टू 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 सेंटेंसेस टू प्लान एंड राइट एवरी टाइम यू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन essay
तो 2 सेंटेंसेस पे फोकस करोगे कि आप उसकी टैग लाइन एक जो डालनी है उसको फोकस करोगे। 2 अच्छे सेंटेंसेस पे फोकस कर लो, जितना टाइम आपके पास है आपके बैंड अच्छे आएंगे, 100% गारंटीड। ठीक है? ओके कमल, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. हाँ, इट्स वेरी इजी ना, 2 सेंटेंसेस अच्छे बनाने पे फोकस करो हर ऐसे के। ठीक है, Okay. इंट्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो मैंने पहले पैरे में लिखा है द मेन रीजन व्हाई आई थिंक, मैंने लिखा कर रही हूँ, दिस ऑल दीज एसेस हैव बीन रिटन बाय इंद्रूप, okay, and he's really worked hard these past few days to make things easier, simpler, more understandable for everybody. The main reason why I think wealth inequality is associated with unhappiness is that it causes reductions in trust and perceived fear. थोड़ा मुश्किल लिख देता है। सबसे बड़ा कारण जो है वेल्थ इनइक्वालिटी का, मैंने लिखा है कि वो जो वेल्थ इनइक्वालिटी जो है अनहैप्पीनेस क्यों करती है, क्यों वेल्थ इनइक्वालिटी अनहैप्पीनेस करती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनका ट्रस्ट कम हो जाता है कि सरकार सबके लिए एक है, उनका ये ट्रस्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, rising wealth leads to the feeling that those at the top are there because of their connections and not because of their hard work. तो लोगों को लगने लग जाता है इसके पास बहुत पैसा है क्योंकि इसकी सरकार में कोई पहुंच है, इसको वहां से पैसा आ रहा है, इसलिए नहीं लगता लोगों को कि ये मेहनत करके कमा रहा है। उनको ये लगता है इनके पास तो पैसा गलत तरीकों से ही आ रहा है। Therefore, if governments come up with policies of wealth redistribution like higher taxes for the wealthy and subsidies for the poor, it reduces this feeling of unfairness and thereby increases happiness. तो इसलिए मैंने कहा है कि एक तो जो जो अमीर लोग हैं उनके जो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, तो सब लोग ये सोचने लग जाते हैं इनकी अमीरी मेहनत से नहीं आई, इनको कुछ ऊपर से फायदे हुए हैं। समझ गए ये पॉइंट? तो इसलिए उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है गवर्नमेंट पे। अगर गवर्नमेंट स्टेप्स ले कि जो बहुत रिच है उन पे ज्यादा टैक्स लगे और जो गरीब है उनके लिए सब्सिडीज पैदा करे, चीजों के लिए सब्सिडीज दे उनको। सब्सिडीज का मतलब सबको पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उससे वो जो अनफेयरनेस की फीलिंग हट जाएगी और फिर वो उनकी खुशी बढ़ेगी, जो गरीब लोग हैं, तो पूरी सोसाइटी खुश रहेगी। तो ये मेरा एक पॉइंट है एक पैरे में। ये समझ आ गया पॉइंट? इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Secondly, unhappiness is created when those at the bottom are struggling for even the basic necessities and those at the top are spending millions on luxuries. तो दूसरा अनहैप्पीनेस का कारण है कि जो बहुत गरीब है वो बेसिक रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहे हैं, और जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो ऐशो आराम पे लुटा रहे हैं। इसका ये मतलब है वो ऐशो आराम पे लुटा रहे हैं, तो इसलिए सोसाइटी में अनहैप्पीनेस आती है। इन अदर वर्ड्स, हैप्पीनेस कैन बी क्रिएटेड व्हेन एवरीवन कैन एंजॉय अ डिसेंट लाइफ with basic necessities like clean drinking water, electricity, housing, healthcare, and education. The only way governments can ensure this is through equal distribution of wealth. तो ये दूसरा पॉइंट मैंने रेज करा है कि अनहैप्पीनेस जब तब आती है जब जो नीचे वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं रोटी के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए, और जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो लुटा रहे हैं पैसे ऑन लग्जरीज, ऐशो आराम पे लुटा रहे हैं। अगर जो हैप्पीनेस, इसलिए मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है कि जब सबके पास डिसेंट लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, और सिर्फ एक ही तरीका है, गवर्नमेंट्स ये इंश्योर कर सकती है कि वो तरीका है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। मतलब जो जो गरीब है उनके पास और जो अमीर है उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इतना फर्क ना हो उनके रिच एंड पुअर में। तो बेसिकली फर्क जो है वो कम करने वाला दूसरा पॉइंट है, उससे खुशी जो है पूरी सोसाइटी हैप्पी हो जाए। Like me, ma'am. जगमीत, आपका ना आवाज ब्रेक हो रही थी, सुना नहीं। हाँ, गिर गया कलम। Decent life means ma'am. हाँ? क्या क्या किसका डिसेंट लाइफ? डिसेंट मींस Decent life क्या means हो गया? डिसेंट लाइफ मींस जैसे भैया को सुसाइड। अच्छी लाइफ, मुंह काट अच्छी लेके चला लाइफ। गया। डिसेंट लाइफ का मतलब है अच्छी लाइफ। डिसेंट, डिसेंट इज लाइक गुड, डिसेंट, not too not bad, like decent life with basic necessities like clean drinking water, electricity, housing, healthcare, education, सबके पास हो ये। और सिर्फ एक ही तरीका है, गवर्नमेंट ये इंश्योर कर सकती है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दे। ठीक है? ओके जगमीत, आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही है, बेटे सुन नहीं रहा। ठीक है, Okay, फाइन। ma'am.
हाँ, finally, if the wealth gap is considerably large, it creates a feeling for the people that reaching the top levels is nearly impossible. तो अगर वेल्थ गैप बहुत ज्यादा हो तो फिर लोगों में ये आ जाता है कि उस लेवल तक तो हम कभी अपनी जिंदगी में पहुंच ही नहीं सकते. In other words, not only the poor but also the middle class become less hopeful regarding upward mobility. तो जो नीचे वाले हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, इवन मिडिल क्लास सोचना छोड़ देते हैं कि हम कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे. This leads to feelings of jealousy and a negative attitude towards those at the top. इससे क्या होता है, जेलसी होती है ऊपर वालों से और नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है उनके बारे में, जो ऊपर है उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा चोरियां, हाउस बर्गलरीज रिच रिच लोकेलिटीज में, जो पुअर नेबरहुड्स के साथ साथ रिच लोकेलिटीज हैं वहां पे ज्यादा चोरियों की होती है, चोरियां और बर्गलरीज होती हैं. सो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वुड रिड्यूस क्राइम एंड लीड टू मोर पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि वेल्थ, जो अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा गरीब और अमीर में, तो फिर उससे क्राइम कम हो जाएगा और क्राइम कम होने से सोसाइटी में पीस और हार्मनी आएगी, तो उससे भी हैप्पी सोसाइटी हो जाएगी. जो 3 पैरे में मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स डाले हैं. अब आप ये 3 पॉइंट्स को एक तरह से 1 2 3 करके टिप्स पे एक बार बोलने की कोशिश करो. दिव्या, विल कैन यू ट्राई? फर्स्ट पॉइंट क्या था? जस्ट हिंदी पंजाबी में किसी में भी फर्स्ट पॉइंट को बताओ, उसमें क्या लिखा है? एक मिनट. हेलो 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 मैम, आवाज नहीं आ रही. हेलो Ma'am muted herself. हेलो हेलो मैम. हाँ हेलो, मैं मेरा फोन आ गया था जरूरी. आई वाज अटेंडिंग दैट. हाँ जी. ओके, तो दिव्या आप बोलोगे तीनों पॉइंट्स. फर्स्ट पैरे का क्या पॉइंट है? फर्स्ट क्या मैम, like some individuals are of the ये opinion that the most. वो तो इंट्रोडक्शन है ना, ये वाला फर्स्ट पैरा है. फर्स्ट पैरे में अपने कौन सा मेन रीजन क्या है वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने के लिए, मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला है इंट्रोडक्शन में कि वेल्थ इनइक्वालिटी कम होएगी तो सोसाइटी हैप्पी हो जाएगी. मैंने एग्री करा है. तो पहले पैरे में मैंने क्या पॉइंट डाला है? आपने ये डाला है कि लाइक जो अनहैप्पीनेस है वो जो अनहैप्पीनेस है वो कम हो जाएगी और जो फेयरनेस है वो. हाँ, तो उसके लिए सरकार क्या स्टेप ले, उसके लिए मैंने बताया ना, एक स्टेप भी बताया और मैंने बताया कि क्यों ऐसे ऐसे होता है. मैंने ये बताया दिव्या इसमें कि जो सबसे ऊपर बैठे हैं लोगों में ये फीलिंग आ जाती है, जो गरीब होते हैं उनमें ये फीलिंग आ जाती है कि ये जिनके पास बहुत पैसा आ गया है, ये पैसा इनके पास गलत तरीकों से आया है, क्योंकि इनका सरकार से कोई कनेक्शन है, इनको गलत तरीकों से फायदे मिले हैं, इसलिए ये ज्यादा अमीर हो गए हैं. ठीक है. उसके लिए फिर सरकार क्या कर सकती है कि सरकार ना जो बहुत रिच है उन पे टैक्स स्लैब ज्यादा लगा सकती है. ठीक है. और जो सब्सिडीज है वो पुअर को दे सकती है. उससे क्या होएगा, गैप कम हो जाएगा वेल्थ का और लोग खुश रहेंगे. खुश रहे. ठीक है. दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरे पैरे में क्या पॉइंट है? ये मैम थोड़े दूसरे में. थोड़े डिफिकल्ट एसेज हैं, इनको ये थोड़े फिलोसॉफिकल एसेज है, इसलिए मैं हाँ इनको अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ. आपको अगर आ जाएगा तो आपके मन में एक प्लान होना चाहिए कि मुझे ऐसे लिखना है, फिर रेपिटेशन ऑफ आइडियाज नहीं आएगी. ठीक है. जी मैम. चलो, हाँ ये लिखो, दूसरे पैरे में देखो क्या है. हाँ जी मैम. हम्म. इसमें है कि लाइक जो अनहैप्पीनेस है हम्म. वो जो उनको बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी वजह से अनहैप्पी हो जाते हैं वो. हाँ, लाइक वो उसे क्रिएट दूसरा होती है. दूसरा रीजन अनहैप्पीनेस का है कि जो बिल्कुल बहुत पुअर हैं, वो क्या करते, वो उनके लिए तो रोटी, 2 टाइम की रोटी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है, और जो बहुत रिच है वो ऐशो आराम पे लुटा रहे हैं, इसलिए सोसाइटी खुश नहीं है. ठीक खुश है. नहीं है. तो इसलिए खुश करने का तरीका है कि वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ताकि सबके पास बेसिक चीजें हों, सारी जो बेसिक है, जैसे हर एक को 2 टाइम की रोटी के लिए किसी को भी ना अच्छा. जूझना पड़े. पीने का पानी, 2 टाइम की रोटी, रहने को इलेक्ट्रिक. घर,
इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन सबके पास हो, इससे वेल्थ इनइक्वालिटी एक तरह से कम हो जाएगी ना। बिल्कुल नीचे कोई नहीं लगा हुआ जिसको रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है, ठीक हाँ है। जी, हाँ, तो बेसिक नेसेसिटीज हो जाए तो सारा सारा समाज खुश हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है। तीसरे पैरे में क्या पॉइंट डाला है? तीसरे पैरे में पॉइंट डाला है कि जो हाँ हमें इसमें लाइक हुई है कि वही वेल्थ लग गैप जाती है, हाँ, वेल्थ वो गैप है। ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि जो नीचे लेवल के मिडिल क्लास है वो सोचते हैं उस लेवल पे तो हम पहुंच नहीं सकते, और फिर वो जेलस हो जाते हैं, और जेलसी के चक्कर में वो क्या करते हैं, क्या बढ़ता है? एग्रीमेंट्स आए तो उनमें क्राइम जेलसी, इंक्रीज हो जाता है। क्राइम। और अगर हाँ अगर सरकार ये वेल्थ गैप कम करेगी, किसी भी तरीके से कम करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी वेल्थ की, तो क्या होएगा? क्राइम कम हो जाएगा, और क्राइम क्राइम कम होने से पूरा समाज खुश रहेगा। तो अल्टीमेटली हमें सोसाइटी को हैप्पी करना है, और हमने क्योंकि ऊपर एग्री करा है कि वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने से सोसाइटी खुश की जा सकती है, अच्छा तरीका है, तो मैंने तीनों पैरों में तीन अलग अलग तरीके बता के और तीनों पॉइंट्स बता के बता दिया है कि हाँ, अगर वेल्थ इनइक्वालिटी कम होएगी तो समाज खुश रहेगा। सबसे पहले में वेल्थ इनइक्वालिटी कम होएगी तो क्या होएगा, लोगों के मन में जो अनफेयरनेस की फीलिंग आ रही है कि ये गलत तरीके से रिच हुए हैं, उनको सब्सिडीज मिलेंगी, वो खुश रहेंगे। तो ऊपर वालों के पास, जिनके पास है पैसे, फिर नीचे वाले उन पे ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको अपने तरीके से सब्सिडीज मिल रही हैं, सरकार उनको हेल्प कर रही है, सो दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, सो द होल सोसाइटी इज हैप्पी, ठीक है। दूसरे पैरे में है कि उनको बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक नेसेसिटीज के लिए नहीं जूझना पड़ रहा, दे आर हैप्पी, सो द होल सोसाइटी इज हैप्पी। एंड तीसरे पैरे में क्राइम कम हो जाएगा, so people will be happy, so wealth inequality ultimately, conclusion one sentence का क्या देना है? There is no doubt that rising economic inequality, जो राइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर बढ़ जाएगी, अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी, अगर गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा गरीब अमीर हो जाएगा, तो ये परनिशियस है। परनिशियस मींस बहुत 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 खराब, डैमेजिंग, ठीक है, एंड डैमेजिंग फॉर सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट्स मस्ट टेक मेजर्स टू एड्रेस इट। गवर्नमेंट्स को जरूर इसके लिए मेजर्स लेने चाहिए, इसको एड्रेस करने के लिए। ये वैसे समझ आ गया अच्छे से? यस मैम यस मैम। मैम इसमें हाँ इस ऐसे में मैम आपने रीजंस भी क्लियर किए हर पैरा में, फिर उसके सॉल्यूशन हाँ, सोल्यूशन भी ऐसे दे ही दिया, हुआ ना बिकॉज मैम? अदरवाइज ऐसे बनेगा ही नहीं ना, कुछ ऐसे में है ही नहीं। आपने यस कर दिया, हाँ, वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने से, जो रिच और पुअर का गैप जो कम करने से सोसाइटी को खुश करा जा सकता है। तो फिर वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने से क्या क्या मुश्किल बढ़ रही है और उसको कैसे ठीक कर सकती है सरकार, तो उससे कम हो जाएगी, फिर समाज खुश हो जाएगा। इस वे में ओके कह मीन्स रहा है। हाँ मीन्स हमने बताया कि कैसे कैसे तो इनइक्वालिटी है हर पैरा हाँ, में, और फिर उसका सॉल्यूशन। और सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन से कैसे कैसे समाज खुश हो जाएगा, खुश किया ओके जा मैम, है, अल्टीमेटली यस उसी को लीड फाइनली। कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली तो हाँ वही है जी। ना कि हैप्पी सोसाइटी करने के लिए हमने तो ये इसको ऐसे हैंडल करा है। तो इज दैट ऐसे हाँ बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो आप ये प्लीज? क्वेश्चन मैंने शो किया हुआ हाँ है। सॉरी। हाँ ओके मैम। हाँ some people believe that best way to produce ठीक है। मैम, हाँ, परनिशियस का क्या मतलब है? परनिशियस मींस, परनिशियस एनीमिया होता है जिससे जिससे अल्टीमेटली एक तरह से डेथ हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल। परनिशियस का मीनिंग मैं डिक्शनरी में भी खोल रही हूँ। परनिशियस, pernicious, ओके, ये देखो डिक्शनरी दिख गई। यस मैम। Pernicious, having a very harmful effect on somebody, something, especially in a way that it is gradual and not easily noticed. आपने pernicious influence of TV violence on children, ये देखो pernicious word आप टीवी वाले ऐसे में भी डाल सकते हो। pernicious influence, very bad influence, pernicious, harmful, हाँ, very harmful effect on somebody, something, especially in a way that it is gradual and not noticed, मतलब gradual है और notice नहीं होता। एक अनीमिया तो आपने सबने सुना है ना, जब खून की कमी हो जाती है। एक यस मैम। हम ये एक परनिशियस अनीमिया होता है, जो जो वो भी अनीमिया है, वो भी उसको हम परनिशियस अनीमिया। टाइप ऑफ एनीमिया। हाँ, एजिज्म इज इक्वली एज ऑफेंसिव एंड परनिशियस एज सेक्सिज्म, परनिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी। तो ये परनिशियस का है। परनिशियस का लैटिन से है ये वर्ड लिया गया, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव, डेथ को लीड कर सकता है बेसिकली परनिशियस। ओके, पर यहाँ पे आपका मीनिंग है वेरी हार्मफुल, यहाँ पे इसका मीनिंग है वेरी हार्मफुल, ठीक है।
ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट एसे पे चल रहे हैं। नेक्स्ट एसे है, if children behave badly, their parents should take responsibility and also be punished. Do you agree or disagree? ठीक है, अगर बच्चे बैड बिहेवियर शो करें तो उनके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रखो और उनको भी सजा दो। ये है क्वेश्चन, क्या आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? तो इसमें ना अब हम आपको एक वाइल वाला सेंटेंस इसमें कराएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप ऐसे इसमें ना दो चीजें पूछेंगे, दो चीजें हैं स्टेटमेंट में, आपको दो चीजें समझ आ रही हैं? अगर बच्चे बैड बिहेव करें तो पहली चीज है कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ हमारी वजह से ये कर रहे हैं ऐसे, और दूसरा क्या पेरेंट्स को सजा दी जाए उसकी अगर बच्चा कुछ करता है तो। दो चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सजा भी ले। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले पर सजा नहीं उनको मिलनी चाहिए, सजा तो बच्चे को ही दो। ठीक है, तो एक एक तरह से आप एक स्टेटमेंट के साथ पार्शल हो, पर आपको समझ आ गया कि आप कैसे उस पे लिख सकते हो ऐसे ऐसे में। अब ये देखो इसका इंट्रोडक्शन कैसे बनी है। इट इज बिलीव्ड बाय सम, इफ ये ना आप एग्री डिसएग्री ऐसे में बाय सम कर सकते हो, सम पीपल बिलीव, इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट इफ चिल्ड्रन ब्रेक द लॉ their parents should be held responsible and punished. While I certainly agree that parents are responsible for their children's actions, I do not agree that they should be punished. Is that clear? Is it easy for you to understand or difficult? ये बताओ। यस मैम। easy लग रहा है ना? हाँ, Yes, आपको ma'am. ये वाइल सेंटेंस है, वाइल में बट नहीं आता। वाइल जहां मैं एक तरफ एग्री करता हूँ कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के एक्शंस के लिए, मैं ये इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि उनको भी सजा दी जानी चाहिए। अब इसको मैंने अपना वाइल वाला सेंटेंस है, मैंने इसको सपोर्ट कर लेना है। सपोजिंग आप ऊपर सिर्फ एग्री करते हो, यहाँ पे आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस, बस फिर क्या है, फिर भी ठीक है, फिर आपको अपने ऐसे में ये प्रूव करना है कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल भी हैं और उनको ही सजा दो। अगर बच्चा चोरी करे तो पेरेंट्स को फाइन करो, बच्चा चोरी करे तो जेल में पेरेंट्स को भेजो। मतलब इसका ये बनता है, मैंने लिखा है कि हाँ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, पर उनको पनिश करना, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, is that clear till now? Yes, ma'am. अब यस मैम। पहला पैरा क्या लिखा है? The main reason why parents are responsible for their children's actions is that children's behavior to a large extent is dependent upon their upbringing, which in turn depends upon their parents. अब देखो सबसे पहला कारण मैंने क्यों लिखा है कि अगर पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए, मैंने ये लिखा है कि जो बच्चों का बिहेवियर है वो उनकी परवरिश पे डिपेंड करता है, जो कि उनके पेरेंट्स करते हैं, इसलिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बैड बिहेवियर के लिए। ठीक है, यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, इमिटेट देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स की नकल करते हैं, एंड लेटर ऑन, बाद में, दीज बिहेवियर्स, ये जो नकल करते हैं, ये जो बिहेवियर है, दे बिकम देयर हैबिट्स। सो इफ पेरेंट्स आर अब्यूजिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल, तो अगर पेरेंट्स अब्यूजिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल है, देयर चिल्ड्रन आर आल्सो लाइकली टू बिहेव in such a way. In addition, it is the onus of the parents to keep an eye on them so that they do not exceed their limits and commit grave crimes. तो दूसरे शब्दों में मतलब दूसरा in addition ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों पे नजर रखें ताकि वो अपनी लिमिट्स को एक्सीड ना करें, लिमिट से बाहर ना जाएं और ग्रेव क्राइम्स, बड़ी क्राइम्स ना कमिट करें। तो इसलिए पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना है। पहले पैरे में मैंने लिख दिया है व्हाई पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें मैंने लिखा, देखो अगर कोई एक इंसान है, अगर वो कोई भी बात गाल निकाले बिना नहीं करता, कोई भी बात, कई लोग करते हैं, आपने कई सुना होगा आसपास, कई लोग ऐसे बिना बात के कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी। तो बच्चे ऑब्वियसली जो रोज रोज सुनेंगे उसकी नकल तो करेंगे ही ना, वैसे ही बोलेंगे ना, और वो अब्यूजिव है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है लैंग्वेज। तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स, चिल्ड्रन इमिटेट देयर पेरेंट्स, inadvertently children do what their parents do, बिना सोचे समझे वैसे करते हैं। ये समझ आ गई इतनी बात आपको? यस मैम। तो Yes, इसलिए ma'am. इसलिए पेरेंट्स का ओनस है, ओनस मैंने आपको पहले भी वर्ड कराया हुआ है, ओनस Yeah, ma'am. रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों पे नजर रखें और ताकि बच्चे एक्सीड ना करें अपनी लिमिट और कमिट ग्रेव क्राइम ना कमिट करें। ठीक है, हाँ जी मैम हाँ जी
मैम इस क्वेश्चन जो पनिशमेंट की बात हो रही है, मैं तो कंफ्यूज ही हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि पनिशमेंट बच्चों को देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, इफ चिल्ड्रन बिहेव Yes, बैडली, ma'am, अगर I बच्चे बैडली बिहेव agree. करें, उनके पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एंड ऑल्सो भी पनिश, और पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, बट पेरेंट्स की ओके बात उन्हीं हो। की। हाँ ओके मैम, राइट। ठीक है, और हाँ मैम जो हमने इंट्रोडक्शन में लाइन लिखी है लास्ट में, आई डू नॉट एग्री दैट दे शुड बी पनिश्ड, हाँ, तो अगर मेरा इसकी ये जगह हम पेरेंट्स के लिए यही है। सी मैम अगर हम सीधी बात कर दें कि पेरेंट्स को मतलब आई डू नॉट एग्री ना लिख के हम ये हाँ लिखें कि आई बिलीव दैट पेरेंट्स शुड नॉट बी पनिश्ड, तो वो भी चलेगा मैम? हाँ, तो दे की जगह पेरेंट्स कह रहे हो ना, पेरेंट्स लिख दो। हाँ जी। हाँ तो ठीक है। नहीं नहीं, जैसे आई डू नॉट एग्री वाला वर्ड यूज ना करें, ये वाला फ्रेज हम। While I agree that parents are responsible for their children's action, they should not be punished. They should not be punished. हाँ, ऐसे भी लिख हाँ सकते हो। जी। हाँ, ऐसे भी लिख सकते मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि हो। एग्री डिसएग्री में हमें ये वर्ड्स यूज करने जरूरी हैं, एग्री और डिसएग्री? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कई बार देखोगे कि हमने बिल्कुल नहीं यूज करे हुए, सिर्फ इम्प्लाई करा हुआ है, बिल्कुल जरूरी नहीं, ओके बट मैम। इम्प्लाई बहुत क्लियरली होना चाहिए। जैसे जी पिछले ऐसे मैम। में मैंने नहीं यूज करा था, पर इम्प्लाइड था कि मैं एग्री कर रही हूँ। ठीक है। ओके मैम, Ma'am, थैंक यू is मैम। it compulsory to give example in all body paragraphs? ऑल बॉडी पैराग्राफ्स में तो नहीं, बट हाँ एक एग्जाम्पल तो जरूर डालो भाई अपने ऐसे में। ऑल बॉडी 2 एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 एग्जाम्पल्स हर ऐसे में डालो, अपनी पर्सनल डाल दो या कहीं से आपको सुनी है कोई बना के डालो, कुक करके, पर इट शुड बी वेरी बिफिटिंग। ठीक है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। However, at the same time, I do not agree that parents should pay the price for the actions of their children. ठीक है, दूसरे पैरे में मैंने शुरू करा हाउएवर। अब हाउएवर से मेरा टोन चेंज हो गई है। पहले पैरे में मैंने जिस जिस चीज के साथ मैं टॉपिक में एग्री कर रही थी, मैंने उस चीज का एक पैरा बना दिया। फिर मैंने ये कहा था पेरेंट्स को पनिश नहीं करना चाहिए। अब मैंने अपने 2 पैरों में ये सपोर्ट कर देना है कि पेरेंट्स को पनिशमेंट क्यों नहीं देनी चाहिए। ठीक है। हाउएवर एट द सेम टाइम, उसी समय मैं साथ साथ ये एग्री नहीं करती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के एक्शंस की प्राइस पे करनी, मतलब उसके लिए पनिश करना चाहिए। फर्स्टली, ऑल्दो चिल्ड्रंस बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन देयर अपब्रिंगिंग, इट इज सर्टेनली नॉट द ओनली फैक्टर। तो मैंने कह दिया पहले, चाहे चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है वो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, परवरिश पे डिपेंड करता है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। In fact, children's behavior also depends upon external influences like media, peer pressure. So it would be unfair to blame only the parents and punish them. So सिर्फ parents को blame करना और punish करना unfair हो जाएगा. Secondly, punishing parents would mean children stop taking responsibility for their actions. They would go in adulthood never having taken accountability for their actions. In adult life also they would try to blame others for their actions. तो फिर देखो 2 रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि बच्चों की परवरिश ही सिर्फ एकमात्र रीजन नहीं है कि उनके बैड बिहेवियर का, उनकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, जैसे मीडिया है, पीयर प्रेशर है, साथी है, उनकी वजह से भी कई बार बच्चे क्राइम कमिट करते हैं। तो फिर अनफेयर है ना कि पेरेंट्स पनिशमेंट लें। अगर किसी का दोस्त आके कहता है चल चल ये थोड़ी सी है ड्रग, थोड़ी सी लेके देख, बड़ा मजा आता है, और बच्चा जो है फ्रेंड को नहीं मना कर सकता, और वो बैड बैड कंपनी में पढ़ के कुछ गलत करता है, कल को वो ड्रग्स के लिए चोरी करता है, कुछ करता है, पेरेंट्स का उसमें रोल है कि नहीं है? नहीं है ना। हाँ, पेरेंट्स, ये आप कह सकते हो कि पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए, पर कितनी भी नजर रखें कई बार पीयर प्रेशर हावी हो जाता है। ठीक है। और इवन मीडिया से कई बार बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, गलत मलत बातें। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी बच्चे क्राइम करते हैं, गलत एक्शंस करते हैं, तो फिर अनफेयर होगा पेरेंट्स को पनिश करना। और दूसरा रीजन क्यों पेरेंट्स को पनिश नहीं करना चाहिए, मैंने ये डाला है कि अगर पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलने लग गई तो बच्चे सोचेंगे हम जो मर्जी करते रहे, हमें थोड़ी कोई पनिशमेंट मिलनी है। तो वो फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना ही छोड़ देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देंगे, कुछ भी गलत करते रहेंगे, और बड़े हो जाएंगे तो भी अपने गलत कामों के लिए किसी और को ही जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देंगे, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालेंगे हर बार। ठीक है। और फाइनली, although parents are responsible for teaching moral values to the children, children still commit crime even if they are taught that that is wrong. For example, many children are caught shoplifting even if parents have taught them that stealing is wrong. This has nothing to do with parents, but only the child committing the offense. In a way, punishing parents would also remove the feeling of guilt among children, and they are more likely to commit crime because they would think they can get away with it. तो दूसरा, जैसे कई बच्चे ना वैसे ही मतलब
कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि चोरी करना गलत है, फिर भी शॉप्स में जाके कोई चीज चुरा लेते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। पेरेंट्स कभी नहीं एडवाइस करेंगे, कहेंगे बच्चों को ऐसा करो, ये करो। सो पनिशिंग पेरेंट्स में है, गिल्ट भी बच्चों की, गिल्ट जो फैक्टर आता है बच्चों का कुछ गलत करके, वो भी नहीं रहेगा, पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलेगी तो इसलिए मोर लाइकली टू कमिट क्राइम होंगे। इसलिए भी पेरेंट्स को पनिश नहीं करना चाहिए, बच्चे को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर वो कुछ गलत करता है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर पनिशमेंट बच्चे को ही मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए। ये हर सारे ऐसे में मैंने ये बात प्रूव करी है, क्योंकि मैंने यही करा था कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल रखो, पर पनिशमेंट पेरेंट्स को नहीं मिलनी चाहिए। Will you be able to attempt this essay if you get? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next essay that we have अच्छा ये देखो, एक similar essay आया हुआ है। If a 5-year-old commits a crime, should his or her parents accept responsibility and how should they be punished? What is the age of a child when parents no longer have the responsibility of a child's behavior? ये जो है ना, ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के बेस पे आया हुआ है, पर देखो सिमिलर है ऐसे पॉइंट्स। अगर आपके मन में कुछ बैठे हुए हैं, आप इस ऐसे को भी इसी वे में हैंडल कर सकते हो। आप कह सकते हो यस, पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको कैसे पनिश करना चाहिए, पेरेंट्स को, मतलब हाउ शुड दे बी पनिश्ड, यहाँ पे पेरेंट्स को कैसे पनिश करना चाहिए, और कौन सी एज है जब पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाइल्ड के बिहेवियर की। आप इसको क्या, कौन सी एज, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। आप सारे जने हो मेरे साथ, ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, 50 people are there in the class today, and let's see how you would see कि उनको पेरेंट्स को फिर कैसे पनिश करना चाहिए अगर 5 साल से छोटा बच्चा कोई क्राइम करता है, तो पेरेंट्स की मैम 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी साल है। से छोटा बच्चा हमें क्या क्राइम कर सकता है मैम? आप देखो, कर सकते हैं बच्चे, करते भी। आप कभी गूगल करोगे, आपको बड़े इंसिडेंसेस मिल जाएंगे छोटे बच्चों के क्राइम के। ओके, ओके। हाँ, तो ये अब अननोइंगली दे वुड डू। ओके, सो नोइंगली तो 5 साल का बच्चा क्या करेगा, तो मतलब जो भी है। और ये है कि अगर 5 साल का बच्चा क्राइम कमिट करता है तो पेरेंट्स, हाँ देखो 5 साल का बच्चा क्या क्राइम करेगा, आपके घर में लाइसेंस्ड गन पड़ी है पर आपने संभाल के नहीं रखी, आपके बच्चे के हाथ में आ गई, लोडेड है, उसने किसी वही को ना शूट मैम कर कि दिया, हाँ तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना पूरी। 5 हाँ साल जी के मैम। बच्चे, यहाँ पे तो आप पूरा लिखो कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेरेंट्स की पनिशमेंट है बच्चे के साथ, है ना। पर अब कौन यस से यस मैम। कौन से एज के ऊपर आप कहोगे कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैम टीनेज में आके कह After सकते हैं हम teenage, कि, हाँ, है ना मैम? मेरे ख्याल में टीनेज के बाद लिख सकते हो आप, या 10 साल से बाद लिख सकते हो, क्योंकि फिर फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस, पीयर्स का, स्कूल का एनवायरनमेंट का, टीवी का, मीडिया का, ये सारे इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं बाद में, पहले नहीं होते ना। 5 साल तक तो घर में ही है बच्चा। देखो ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट एज है। इंडिया में ही हम 3 साल पे स्कूल भेज देते हैं बच्चे को, फॉरेन कंट्रीज में तो 5 ही साल पे जाते हैं ना बच्चे। तो इसका Yes, हाँ मतलब जी ma'am. मैम। 5 साल तक तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ही नहीं बच्चे पे, इसका ये मतलब है। तो आप बस यही कह दो कि 5 साल के बाद, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो जाता है, स्कूल जाता है बच्चा, इसलिए 5 साल के बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और बाकियों की ज्यादा है। 5 साल तक पेरेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे कर दो, ठीक है। Ma'am, what type of punishment we give to the parents? हाँ, ये देखो फाइन्स हो सकते हैं, फाइन, Okay, हाँ, penalty, it's about, हाँ, हाँ, पेनल्टीज लगा सकते हैं कि आपके बच्चे ने करा है, इतने $, फाइन पे करो, बच्चे को yes, ma'am. संभालो। पेरेंट्स को भी अकल आएगी कि संभालना, नहीं तो निकलेगी जेब खाली होएगी। Yes, you're right, हाँ, ma'am. देखो जो पनिशमेंट है ना, जो ये छोटी मोटी पनिशमेंट, अब आपको पता है 2000 फाइन कर दिया दिल्ली में मास्क के बिना, 500 Yes, था, ma'am. है Yes, ना। yes. अब छोटे छोटे फाइन के लिए लोग परवाह नहीं करते हैं, Right, ma'am. हाँ, और जो बड़ा फाइन होता है उसके लिए बहुत परवाह करते हैं। आप बाहर ना, आज से मैं 15 साल कम पुरानी बात कर रही हूँ, कम से कम $140 फाइन लगा था मेरे ब्रदर इन लॉ को, बिकॉज ही वाज ईटिंग व्हाइल ड्राइविंग। Oh, है, तो आप okay. कुछ नहीं कर सकते हो, है। We are using all these things now, and we don't care about हाँ, rules, and हाँ, and तो if we caught by the cop, then we negotiate with them. हाँ, पर नेगोशिएट बाहर हो जाता है अमनदीप, बाहर Yes, ma'am. हो जाता है रियली? ओ माय नहीं गॉड। नहीं हाँ, बाहर नहीं नहीं होता मैम, मैम, होता नहीं। बाहर नहीं होता मैम। मैम बाहर इंडिया की बात कर रही हूँ मैम। हाँ, इंडिया में भी अब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, इंडिया में भी बहुत।
मेरा अभी मैम मेरी अभी रिसेंटली मैम लास्ट हाँ मनीषा, क्या हुआ आपके साथ Yes, recently? ma'am. मैं अभी मैम ड्राइविंग कर रही थी, मेरी हाँ। मतलब कि 50 की लिमिट थी, मैंने देखा नहीं, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जैसे कैमरे लगा रखे थे उन्होंने, तो मेरी हाँ 5 ही Interceptor. ऊपर गई, मेरे को $80 का वो दे दी उन्होंने, टिकट काटने के लिए खुद हाँ ही हाँ ऑनलाइन आ हाँ गया। हाँ। अभी मेरे भी किसी नोन के ऐसे, उसका बच्चा बैठा था पीछे 6 साल का, और उसको हाँ उसको जी लगी $85 लगी टिकट। उसने कहा कि तू वैसे तो 20 ऊपर जा रहा था, मैं 10 डाल के तेरी फाइन कम कर देता हूँ, कॉप ने ये बोला। और उसके हाँ 80 जी अभी अभी पे कर दो, मतलब फाइट नहीं करना मेरे डिसीजन को, तो मैं आपका हाँ थोड़ा जी कम कर देता हूँ। तो उसने उसने कहा ठीक है, इसने $85 कटवाए, और 6 साल का बच्चा पीछे बैठा हुआ है। कहता है व्हाट ए ह्यूज वेस्ट ऑफ मनी। तो अपने फादर को बोला Oh, wow. दैट वाज ए ह्यूज वेस्ट। मैम एक्चुअली ना इस चीज में यहाँ पे क्योंकि यहाँ की पुलिस देखा जाए वैसे तो कोई काम है नहीं, क्राइम इतना है नहीं, तो हाँ वो सारी पुलिस इसी काम में लगी हुई है, यहाँ पे रोड पे खड़ी हो जाती है, कैमरे ले लेके काटते रोड टिकते सारा दिन, हाँ, यही काम है अच्छा इनको। अच्छा है ना, बिल्कुल। तभी तो तो हाँ मैम, मतलब गाड़ी Ma'am, चलाने का एक फ्लो होता है अपने इंडियंस में, तो तेज पे चलाने की आदत है, तो मजा ही हाँ नहीं आता गाड़ी mm, चलाने का, तो हाँ ऐसा लगता है ऐसे ही साइकिल पे जा रहे हैं, फील हाँ। नहीं आती ना। चलो एनीवेज, मैं तो वैसे मैं थोड़ी तेज चलाती हूँ, पर मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं जब मेरे साथ बैठे होते हैं, मैं मम्मा भी बहुत तेज चलाती हूँ मैम, थोड़ा बट कम। मेरी अब कट चुकी है 2 बार, तो अब मैं थोड़ा होगी लिमिट लगा ली मैंने, स्पीड लिमिट लगा रखी है अब अपनी गाड़ी में। हाँ, चलो मैं तो अभी क्लास भी मैं ड्राइव कर रही हूँ, फिर क्लास भी साथ में अटेंड कर रही हूँ। हाँ मन चलो। अच्छा ये देखो, ये वाला ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम्स शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे एज एडल्ट्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? अब देखो, आपको हर तरह का एग्री डिसएग्री मैं करा रही हूँ, टोटली एग्री, पार्शली, मतलब पार्शल कैसे जाना है, कंसेशन कैसे देना है, ये समझ आ रही है ना चीजें आपको ऐसे डिस्कस करने से? Yes, ma'am. मैंने यही सोचा था आज की क्लास में कि मैं बहुत ज्यादा कराने पे फोकस नहीं करूंगी, जितना कराऊंगी इस तरह से कराना चाहती हूँ कि आपको सबको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे हैंडल करने हैं ऐसे। ठीक है? और क्राइम ऐसे बहुत देर से आए नहीं है, तो क्राइम ऐसे वैसे भी हिट लिस्ट पे है, अभी आने वाले हैं 1 आध महीने में, तो क्राइम ऐसे मैंने पकड़े हैं थोड़े से। ठीक है? I'm going to fill the exams and planning at 19 December. हाँ So चलो, ये सारे टॉपिक्स वैसे तो एनी टॉपिक कैन कम, आपको पता है एक दिन में कितने पेपर सेट हो रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑलमोस्ट एवरीडे हो रहा है, और 3 टाइम एक दिन में हो रहा है, तो इनको क्वेश्चन पेपर्स बहुत नए सेट करने पड़ रहे हैं, इसलिए गेस वर्क बिल्कुल फेल है, गेस वर्क के बेस पे मत जाना। पर किसी मैम ना पेन किसी एंड को, पेपर में पेन एंड पेपर में भी सेम है, 2 पेपर हो रहे हैं एक दिन में। आप देखो कहाँ सिर्फ 4 पेपर थे महीने में, अब 8 हो रहे हैं, और जीटी के 2 थे, 4 हो रहे हैं, और हर कंट्री में अलग पेपर सेट हो रहा है, वही रीशफल होके इधर उधर जा रहे हैं, तो किसी को भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है? सो देयर आर a lot of question papers being set. ठीक है? ओके, ये मैम देखो उनसे ऐसे तो आ सकते हैं ना जो रिसेंटली आए हैं मैम किसी के बिल्कुल पास बिल्कुल किसी कंट्री बिल्कुल में, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वो वाले ऐसे पड़े मैम आपकी वेबसाइट पे सारे हाँ जो सारे आ पढ़े रहे हैं, हैं? जो हाँ अभी एग्जाम में आए हैं वो सारे डाल दिए। ठीक है? ओके यूट्यूब मैम, जी मैम, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे भी डाल दिए, यूट्यूब पे भी डाल दिए। ठीक है? ओके मैम, जी जी, थैंक यू मैम। यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम्स शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे एज एडल्ट्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? जो यंग पीपल हैं जो सीरियस क्राइम करते हैं, उनको बिल्कुल वैसे ही पनिश करना चाहिए जैसे एडल्ट्स को पनिश करते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री? ठीक है? The rising crime among teenagers and young has led to many people calling for change in laws to punish children in the same way as adults. I believe that trying juveniles in criminal court may actually result in bigger problems, and so I'm against this proposition. अच्छा, जो टीनेजर्स और यंग पीपल में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि लॉ चेंज करो और उनको वैसे ही पनिश करो जैसे बड़ों को पनिश किया जाता है। ठीक है? यही है ना, इट इज बिलीव्ड बाय सम, इसी की पैराफ्रेजिंग है, ये समझ आ गई? इसी की पैराफ्रेजिंग है इस सेंटेंस की, कि यस राइजिंग, मैम, हाँ, राइजिंग क्राइम अमंग टीनेजर्स एंड यंग हैज लेड टू मेनी पीपल कॉलिंग फॉर चेंज इन लॉज टू पनिश चिल्ड्रन इन द सेम वे एज एडल्ट्स। आई बिलीव दैट ट्राइंग जुवेनाइल्स इन क्रिमिनल कोड। अब ये वाला जो ट्राइंग का मीनिंग है, ये वाला जो ट्राइंग का मीनिंग है, ट्राइंग इज जो कोर्ट में उनको करा, ये मैं आपको डिक्शनरी खोल के कराती हूँ। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, that is crime. हाँ 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 क्योंकि मैम होता है ऐसा कि यहाँ पे जो अडल्टहुड में हम क्राइम कर देते हैं, जैसे हमारे वो हुआ था, दामिनी वाला केस हुआ था, हाँ उसमें हाँ भी वो यस मैम, वो हाँ कैन बी कोट दैट एग्जांपल इन अदर वे हाँ, और उसका एग्जाम्पल आ सकता है, उसका ओके एग्जाम्पल आ सकता है।
But the crime was maybe a heinous crime it was, but हाँ, ये मैं आपको डिक्शनरी से इसका मीनिंग दिखा रही हूँ। ट्राइंग का, ये ट्राई का मतलब होता है टू एग्जामिन एविडेंस क्राइम पे वोकैब नहीं मिलती है मैम, क्राइम पे वोकैब बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्राइम की वोकैब, तभी तो मैं ऐसे क्राइम के कराए इसकी ज्यादा वोकैब बस इतनी डाल दो जितनी 2-4 वर्ड सीख रहे हो, बहुत है। क्राइम और Okay. मीडिया वोकैबुलरी का पेज बना लो, उसमें 20-30 वर्ड डाल लो, पिक एंड चूज कर लेना आपके ऐसे में कौन से डलता है, दैट्स इट। और क्राइम मीडिया की वोकैब मुश्किल नहीं है ढूंढनी, जो आपने देखो जितने क्राइम और मीडिया के एसेज है ना, बस उसी में से निकालो, बाहर से मत निकालो, बाहर से अनएंडिंग वोकैब है वो Yes, ma'am, सारी, वो आपके बहुत वो आपके ज्यादा एसेज में डलने नहीं वाली है, ठीक है। अब ये देखो ट्राइंग मैंने वर्ड डाला है इसलिए समझा रही हूँ अच्छे से। कैन यू सी द डिक्शनरी? Yes, एक ma'am. एक तो ट्राई करना होता है, कोशिश करना है ना, वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। इसका मीनिंग है टू एग्जामिन एविडेंस इन कोर्ट एंड डिसाइड वेदर समबडी इज इनोसेंट और गिल्टी। ट्राई समथिंग, समबडी ही वाज ट्राइड फॉर मर्डर, उसमें मर्डर का केस किया गया। ट्राइड मतलब एविडेंस कोर्ट में देखी गई कि वो मर्डरर है कि नहीं। द केस वाज ट्राइड बिफोर ए ज्यूरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्राई का ये मीनिंग है, Yes, ठीक ma'am. है। तो इसका देखो मेरा सेंटेंस है दैट आई बिलीव दैट ट्राइंग जुवेनाइल्स इन क्रिमिनल कोर्ट, मतलब जुवेनाइल्स को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना, उनको वहां पे उनका एविडेंस देखना कि वो हैं कि नहीं कन्विक्ट, मतलब एक्चुअली मर्डरर है कि नहीं, रेपिस्ट है कि नहीं, उसमें उसका एक्चुअली बिगर प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके साथ और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जो बच्चे हैं अगर वो क्राइम करते हैं, टीनेजर्स हैं अगर वो क्राइम करते हैं, 18 साल से छोटे हैं जो क्राइम करते हैं, उनको एडल्ट्स की तरह पनिश करना चाहिए। मैं इससे डिसएग्री करा है। तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री वाला हिस्से है, उसमें पॉइंट्स देख लो कैसे लेकर हैं, ठीक है। सबसे पहले देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई कैन नॉट सपोर्ट पनिशिंग चिल्ड्रन इन द सेम मैनर एज एडल्ट्स। फर्स्टली, ऑल्दो एडोलेसेंट्स आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे आर टू यंग टू मेक द राइट चॉइसेस। तो मैंने पहला रीजन ये डाला है कि हाँ, अगर आप मानते हो कि ये जो एडोलेसेंट है, 14 से 18 साल एडोलेसेंट होते हैं, इनको पता है कि ये सही है ये गलत है, पर इनको ये नहीं पता कि उनको सही चुनना चाहिए कि गलत चुनना चाहिए। अभी उसके लिए बहुत यंग है, इनको इतना पता है कि ये कुछ गलत है, पर उनको ये नहीं पता कि उनको चुनना क्या चाहिए। उनको वो दूर तक नहीं देख सकते कि अगर मैंने ये करा तो इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। वो अभी उसके लिए मेच्योरिटी नहीं है उनमें, ठीक है। दे आर लेस लाइकली टू थिंक बिफोर दे एक्ट। वो एक्ट करने से पहले सोचने कम चांस है कि वो एक्ट करने से पहले सोचेंगे या पॉज करेंगे कंसिडर करने के लिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं लॉन्ग रन में। उनका इतना दिमाग नहीं है अभी मेच्योर। उनको पता है ये गलत है, पर उनको ये नहीं पता ये करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है बाद में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि उनको नहीं पनिश करना चाहिए एडल्ट्स की तरह। पहला पॉइंट समझ आ गया पहले पैरे का? यस मैम। ठीक है। अगला पैरा, इफ ट्राइड इन एन एडल्ट कोर्ट, अगर उनको एडल्ट कोर्ट में ट्राई करेंगे, दे में इवन बी सेंट टू प्रिजन, फिर उनको हो सकता है जेल भी भेजा जाए। और जो एडल्ट प्रिजन है दे आर वेरी हार्श and these prisons expose these young kids to hardened criminals। अब ये जो prisons है, आप देखो hardened criminals, देखो आपको vocabulary मिल रही है। hardened criminals कौन होते हैं? जो बिल्कुल hardcore criminals होते हैं, जो जो पक्के मतलब मंजे जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल हो प्रोफेशनल गए, हो जाते तो वहां पे बच्चे उनको एक्सपोज हो जाते हैं टू hardened criminals, ठीक है। जो जुविनल्स हैं वो ट्राइड है या प्रोसिक्यूटेड है एडल्ट कोर्ट्स में, गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एडल्ट प्रिजनर्स एंड आर मोर लाइकली टू रीअफेंड। फिर दोबारा क्राइम कमिट करने के इनका ज्यादा चांस होते हैं कि बाहर निकल के दोबारा क्राइम करेंगे। बाय कंट्रास्ट जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटीज, जिसमें यंग जो 18 से छोटे हैं, जिन प्रिजन्स में डिटेंशन, जिनमें उनकी डिटेंशन की जाती है, उनमें प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको चांस दिया जाता है रिडेम्पशन का, उनमें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उनको वहां पे रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाया जाता है। पर अगर वो बड़ों की प्रिजन में चले जाएं तो फिर तो वहां उनको फिर साथी जो मिलते हैं वो प्रोफेसर और दे आर PhDs इन क्राइम, ठीक यस है। मैम। हाँ, तो यस मैम। वो फिर उनको वैसी चीजें सिखाते हैं। पर अगर वो जुवेनाइल कोर्ट्स में जाते हैं, जुवेनाइल डिटेंशन होम्स में जाते हैं, तो जुवेनाइल प्रिजन्स में जाते हैं, वहां पे उनको रिफॉर्म करने के तरीके होते हैं, वहां पे उनको रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है, कुछ करा जाता है उनके साथ। वो उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है बड़े बड़े क्रिमिनल से, उनके साथी होते हैं वहां पे यंग लोग जो गलती से कुछ गलत करके अंदर फंस गए हैं, ठीक है।
तो उनको वहां पे कुछ, इसलिए दूसरा मेरा रीजन है कि अगर एडल्ट कोड में ट्राई करा जाएगा तो इनको एडल्ट प्रिजन में भी भेजा जाएगा और उसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। तो 2 पैरास के 2 पॉइंट्स समझ आ गए। Yes, ma'am. तीसरा पॉइंट है, इन एडिशन दिस इज अ क्रिटिकल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो एज है, यंग एज है, वो क्रिटिकल एज होती है डेवलपमेंट की। सेंडिंग चिल्ड्रन टू प्रिजन्स में अफेक्ट देयर एजुकेशन एंड सील देयर फेट इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन बैक इनटू द सोसाइटी। अगर उनको एक बार प्रिजन भेज दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई वो खत्म हो जाएगी, उनकी फेट, उनकी जो बाकी की फेट है, उनकी बाकी का जो उनका जो असर होना है उनकी जिंदगी पे, वो सील हो जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगी? सील। सील करना मतलब पता है क्या होता है? बंद करना, एनवेलप को Yes, ma'am. सील करना। उनकी फेट सील हो जाएगी, सोसाइटी उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी रिहैबिलिटेशन बैक इनटू द सोसाइटी नहीं होएगी। ठीक है। अडल्ट क्रिमिनल्स हैव द नेसेसरी स्किल्स। जो अडल्ट क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास स्किल्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आफ्टर लीविंग प्रिजन्स। बट यंग पीपल के बाद इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाई भी नहीं होती उनकी, मतलब उनकी एजुकेशन का टाइम जेल में निकल गया। ठीक है। Sorry. Finally, children are not permitted the same rights and responsibilities as adults, example, voting, drinking, smoking, because the society recognizes their inability to make adult decision. So the difference in terms of criminal law is also justified. तो जैसे यंग लोगों को वोटिंग के राइट नहीं है, ड्रिंकिंग के राइट नहीं है, स्मोकिंग के राइट नहीं है, तो उनको फिर अगर इन चीजों में उनको फर्क रखा जा रहा है एडल्ट से, तो फिर उनको पनिशमेंट में भी फर्क रखना चाहिए। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। टू सम अप, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, अब देखो ये क्राइम वोकैबुलरी आ गई आपकी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, जुवेनाइल होते हैं यंग, डेलिंक्वेंट होते हैं अपराधी, should not be punished like adults and instead they should be given a chance to redeem themselves and make better choices. अच्छा, मैं by the way कल परसों या मैं कोई ऐसे चेक कर रही थी, किसी स्टूडेंट ने चिल्ड्रन के लिए सिनोनिम जुवेनाइल्स डाला हुआ था। अब मैं ना ये जुवेनाइल्स का सिनोनिम मेरे को बिल्कुल जच नहीं रहा था, मुझे बताना नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं है सही, तो आई ओपन माय डिक्शनरी और मैंने जुवेनाइल्स का मीनिंग ढूंढा उसमें। आई जस्ट शो इट टू यू ताकि आप कभी ये, एक मिनट, क्रिमिनल्स हो गए ना, क्रिमिनल कोड्स होता है जो बच्चों नहीं के लिए। नहीं नहीं, जुवेनाइल होते तो यंग पीपल के साथ ही कनेक्टेड है वर्ड। आई जस्ट शो यू, पर वो क्यों वो वहां नहीं जच रहा। देखो, जुवेनाइल इज कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट एडल्ट्स, तो बेसिकली चिल्ड्रन ही हो गए ना, who are not adults। पर इट इज डिसअप्रूविंग वे में यूज होता है। ठीक है, चाइल्डिश है, इसका सिनोनिम है चाइल्डिश। तो बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये सिनोनिम यूज करना गलत हो जाएगा। ओके, one of the students had used the word juvenile in place of children, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर सिनोनिम्स नहीं डालेंगे तो बैंड नहीं आएंगे, अगर सिनोनिम्स गलत डल गए तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, जितने आने उतने भी नहीं आएंगे। तो ये आप बिल्कुल सिनोनिम्स पे फोकस मत करो, बिना सिनोनिम्स के अच्छे भले बैंड आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, हम जब पैराफ्रेजिंग करते हैं ना, तब लगता है कि जब फर्स्ट लाइन लिखते हैं कि उसमें कहीं कोई रेपिटेशन ना हो जाए, उसमें अगर आपको कोई नहीं सूझ रहा ना, तो रेपिटेशन की सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो ना। मतलब आपको सिर्फ वर्ड का डिफरेंट वर्ड नहीं ढूंढना, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हो। जैसे यंग पीपल हु कमिट, इट इज बिलीव्ड बाय सम, ठीक है, that the youth who do serious crimes, okay, should be punished should be punished as the older people are, adults are। ऐसे थोड़ा छोटा मोटा चेंज करो, बस ज्यादा नहीं करो। एडल्ट्स का की लेटर में भी ऐसा होता है कि वो पैराफ्रेजिंग करते हुए कई बार मीनिंग ही चेंज होने लग जाता है, कई बार वो बड़ा फिर मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब पैराफ्रेजिंग इज विदाउट चेंजिंग मीनिंग, अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो पैराफ्रेजिंग मत करो। ओके, दैट इज इट। थोड़ा कम करना। ओके, नाउ अनदर ऐसे। यस, हाँ बोलो। मैम माइट भी ऑकवर्ड लगे, बट मैम मेरा एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਮ ਕੱਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि मैं सिनोनिम ज्यादा यूज कर देनी ਹੁੰਦੀ हाँ, राइट। बस सिंपल है ना, मत यूज करो, कम यूज करो। मैम वो मेरा मतलब ये ਸੀਗਾ ਕਿ अगर मैम ਤੁਸੀਂ मतलब कुछ टॉपिक्स ਤੇ जस्ट कुछ वर्ड्स ਤੇ राइट सिनोनिम ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ मतलब पीपल के लिए masses और folks, I have seen I mean many students use this word because people नहीं use करना। और पता है क्या, people की repetition नहीं होनी चाहिए, masses उस हिस्से में 10 बार आया होएगा। ये भी मुझे नहीं फंडा समझ में आता बच्चों का कि people की repetition नहीं करनी है, people word repeat हो रहा है, masses 10 बार डाल रहे हैं, तो एक बार masses अगर डल जाएगा तो इतना नुकसान नहीं होएगा। अब गलत वर्ड है, 10 बार वो डलना, पीपल 10 बार डल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होएगा। समझ रहे हो गुरचरण? सेफ प्ले करना चाहिए। हाँ, it should ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, 6.5 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। हाँ, see, But- see, हाँ, ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ। but 7 But now also 7 के लिए ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, बस कैपिटलाइजेशन एरर्स कर देते हैं बच्चे, छोटी छोटी एरर्स वो मत करो, फोकस ऑन द करेक्ट ग्रामर, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज इट। अच्छा ये देखो, अब अगला ऐसे है, ये भी क्राइम का ऐसे है। स्टडीज शो दैट मेनी क्रिमिनल्स हैव ए लो लेवल ऑफ एजुकेशन। स्टडीज शो करती हैं कि बहुत से जो अपराधी हैं वो एजुकेटेड नहीं है ज्यादा। फॉर दिस रीजन पीपल बिलीव that the best way to reduce crime is to educate people in prison। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेस्ट वे क्राइम को रिड्यूस करने का है कि जो प्रिजन में एक बार चला जाए उसको वहां पे एजुकेशन दे दो ताकि उनको बाहर निकल के जॉब मिल जाए। बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर एक बार किसी ने क्राइम कर दिया तो बेसिकली क्राइम का ये कारण है, सबसे बड़ा क्राइम ये है कि बार बार वो बंदा फिर क्राइम करता है और क्रिमिनल बन जाता है, मतलब रिपीट क्रिमिनल बन जाता है। तो बेसिकली कई लोग कहते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एजुकेशन कम होती है, इसलिए वो पहली बार क्राइम करते हैं। और सबसे अच्छा मेथड है क्राइम रिड्यूस करने का कि प्रिजन्स में उनको एजुकेट करो ताकि उनको बाहर निकलते जॉब मिल जाए, और अगर जॉब मिल गई तो फिर उनको दोबारा क्राइम करने का उनका क्राइम नहीं करेंगे, रीऑफेंड नहीं करेंगे दोबारा। ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट? Got it? Yes, ma'am. हाँ. Yes, अच्छा, ma'am. इसमें do you agree or disagree? It is generally observed that criminals are either illiterate or have a low level of education. Therefore, it is thought that the most effective way to tackle crime is to provide education to criminals in prisons. I think providing education in prisons can reduce crimes to some extent, but there are other better solutions to reduce crime. देखो, इन्होंने तो सिर्फ क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये क्राइम को कम करने का कह रहे बेस्ट मेथड है कि प्रिजन्स के अंदर एजुकेट करो, पर क्या ये बेस्ट मेथड है टू रिड्यूस क्राइम? इससे तो वही क्राइम कम होगा ना जो दोबारा हो रहा है। पहली बार का क्राइम तो नहीं ना कम होएगा। मतलब ये क्वेश्चन का टॉपिक तो ये एज्यूम कर रहा है कि एक बार तो प्रिजनर अंदर चला ही गया ना। यस मैम, एक बार तो चला ही गया। हाँ, उस वहां पे अब उसको एजुकेट करो ताकि वो दोबारा क्राइम नहीं करे। ठीक है, पर इज दैट द बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम? मैंने ये कहा है कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन प्रिजन्स कैन रिड्यूस क्राइम टू सम एक्सटेंट, बट देयर आर अदर बेटर सॉल्यूशंस। तो मैंने क्या करा है, एग्री करा है कि डिसएग्री करा है? आपने डिसएग्री किया मैम। डिसएग्री करा है, पर मैंने कंसेशन दे दिया। समझ गए कंसेशन को? हाँ जी मैम। हाँ, समझ आ गया ना? मतलब मैंने एग्री नहीं करा है, मैंने डिसएग्री करा है। ये समझ आ रहा है कि मैंने डिसएग्री करा है, पर कंसेशन दे दिया। तो ये आप ये समझ लो कि पार्शियली एग्री जाना मतलब एक ही चीज से आप एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो, तो पार्शियली एग्री नहीं होता कोई भी टर्म। देयर इज नो टर्म एज पार्शियली एग्री। You get my point? There is either agree or disagree, either strongly agree or strongly disagree, or there is agree or disagree with a concession. समझ गए? तो इसमें ये कंसेशन है कि मैंने कहा है कि हाँ, एजुकेट करना प्रिजन में एक अच्छा मेथड है, उससे कुछ हेल्प हो सकती है रिड्यूस क्राइम को रिड्यूस करने में, पर बाकी मेथड्स हैं जो बेटर है। अब देखो ऐसे को कैसे हैंडल करा है। There is no doubt that providing education to criminals can certainly reduce crime.
कोई डाउट ही नहीं है कि एजुकेशन दे क्रिमिनल्स को, उससे क्राइम कम हो जाएगा. व्हेन क्रिमिनल्स गेट सम एजुकेशन, जब क्रिमिनल्स को कुछ एजुकेशन दी जाती है, they would be able to get jobs after leaving prisons. Thus they would be able to fulfill their basic needs and they won't be forced to resort to crime. Education would also increase the self confidence of convicts. Education से self confidence भी बढ़ेगा and would make them more open minded and respectful. तो वो ज्यादा open minded होंगे और वो मतलब एजुकेशन जो है उनको एक अच्छा तरीका है. सबसे पहला उससे रीऑफेंस नहीं होगा और दूसरा वो ओपन माइंडेड हो जाएंगे, रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे, तो उनका क्राइम का बेंट ऑफ माइंड क्राइम की तरफ से कम हो जाएगा. ये समझ आ गया आपको पैरा कि मैंने ये बता दिया कि अगर प्रिजन्स में एजुकेट किया जाएगा उसका क्या फायदा होएगा और हाउ इट विल रिड्यूस क्राइम. ठीक है, अब मैंने ये 2 पैराज में मैंने ये सपोर्ट करना है कि व्हाई इट इज नॉट द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस क्राइम, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है the best way to reduce crime is to educate in prisons. समझ गए? अब मैंने 2 पैराज में लेना है why it is not the however. मैम हाँ, मैम इसमें ना रिसोर्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बताना मैम. they won't be forced to resort to crime. resort मतलब दोबारा क्राइम करना पड़ेगा. resort to crime. ओके ठीक है? ओके मैम. हाँ, ओके ओके मैम, थैंक यू. resort. मैं 1 मिनट इसको ना डिक्शनरी में खोल के आपको मीनिंग दिखाती हूँ. यहाँ पे रिजॉर्ट एज ए वर्ब यूज करा हुआ है. रिजॉर्ट का एक तो रिजॉर्ट्स होते हैं ना जहाँ पे शादियां करते हैं या कोई हाँ जी, रिजॉर्ट हाँ होते जी हैं. मैम. ठीक है, एक रिजॉर्ट होता है एज ए वर्ब. ठीक है, ये जी. रिजॉर्ट एज ए वर्ब है. इसका है रिजॉर्ट टू समथिंग इज to make use of something, especially something bad, as a mean of achieving something. resort to crime, resort to something, resort to something, resort to crime. मैंने ऐसे यूज किया हुआ ना resort to crime. ठीक है, they felt obliged to resort to violence. So criminals would resort to crime again. ठीक है, resort to force, resort to another loan, resort to doing something. ठीक है, तो ये है resort का यहाँ पे meaning. resort to यस crime. मैम, थैंक यू मैम. चलो, However, I believe providing education in prisons would not be very successful in reducing crime. Firstly, the main reason why criminals commit crime again and again is not the lack of education, but the inability to secure good jobs. तो सबसे पहला मैंने रीजन दिया है कि सबसे पहला मैं इसलिए ये कहूंगी कि बेस्ट मेथड नहीं है क्योंकि मेन रीजन लोग क्राइम क्यों करते हैं अगर प्रिजन्स के बाहर आते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है. कई एजुकेटेड लोग भी क्राइम करते हैं, इसलिए नहीं दोबारा क्राइम करते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, इसलिए क्योंकि बाहर निकलने के बाद उनके पास जॉब नहीं होती और लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते. मोस्ट पीपल अवॉइड हायरिंग क्रिमिनल्स एंड देयर इज अ नीड टू चेंज सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिमिनल्स. तो बहुत से लोग हैं वो हायर ही नहीं करते क्रिमिनल्स को और सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना होता है उनका टुवर्ड्स क्रिमिनल्स. Government could also facilitate this change through incentives like tax rebates for businesses and companies which hire convicts. तो सरकार इसमें क्या कर सकती है, जो कंपनीज जो एक्स कॉन्विक्ट्स है उनको हायर करती है उनको टैक्स रिबेट दे सकती है, उनको कोई और इंसेंटिव्स दे सकती है ताकि लोग उनको हायर करे, उनको रोजी रोटी सुरक्षित हो जाए और रिहैबिलिटेट हो जाए. अब क्राइम वोकैबुलरी में ये वर्ड्स डाल दो जो आप सीख रहे हो. ठीक है, रिहैबिलिटेशन, रिजॉर्ट टू क्राइम. रिहैबिलिटेशन मैम जो रिहैबिलिटेशन है ये जो पर्सन क्रिमिनल बन चुका है उसको सुधारने की तरीका है ना. ये रिहैबिलिटेट मतलब रोजी रोटी के लायक कर देना वापस, इसका ये मतलब है. मतलब वो एजुकेट करके ट्रेंड करके मतलब रोजी रोटी उसको कोई काम दे दो, रिहैबिलिटेट हो जाए उसको कुछ मतलब वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसका ये मतलब है. तो ये जेल से बाहर आने के बाद ही होता है, जेल में भी हो सकता है ये? नहीं, बाहर आने के बाद ही रिहैबिलिटेट होएगा ना. अगर रिहैबिलिटेट नहीं होएगा उसको जॉब नहीं देगा, वो रिहैबिलिटेशन नहीं हुई, एजुकेशन का कोई फायदा ही नहीं होना. ये मेरा रीजन है कि माय एजुकेशन इज नॉट द बेस्ट मेथड. ठीक है, एजुकेशन तो हम अंदर भी दे सकते हैं और जेल के बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन रिहैबिलिटेशन बाहर आने के बाद ही देना है. नहीं, एजुकेशन अंदर का ही ऐसे देखो, मैंने ये कहा है फर्स्टली मेन रीजंस आई बिलीव प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन प्रिजन्स, ऐसे ही एजुकेशन इन प्रिजन्स का है, बाहर की एजुकेशन की बात नहीं हो रही इसमें. समझ गए? तो एजुकेशन इन प्रिजन्स बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहेगा कि प्रिजन में एजुकेट कर दिया, बाहर आया, अब वो एजुकेटेड है, जॉब कर सकता है, पर लोग उसको जॉब नहीं देते. ठीक है, तो उसकी रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाती, ही इज फोर्स्ड टू कमिट क्राइम अगेन डिस्पाइट गेटिंग एजुकेशन.
यू गेट माई पॉइंट? ओके, हाँ यस मैम। जो एजुकेशन जेल में होगी वो तो उनकी एक तरह से मोरल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर एजुकेशन होती है, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, वोकेशनल एजुकेशन हो सकती है, कारपेंटर्स बनाया जाता है, या उनकी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं अंदर बैठे। ओके, ओके, मींस डिग्री कोर्सेज की डिग्री भी बात हो हो रही है जाते हैं, यहाँ सब पे। कुछ हो जाता है यहाँ पे, पूरी एजुकेशन अंदर की जाए, ये है ऐसे। ठीक है, ओके जो कोई मैम। कुछ करना चाहे वो करे। ठीक है, दिस इज बिकॉज मोस्ट पीपल अवॉइड हायरिंग क्रिमिनल्स। गवर्नमेंट को ये सारा पैरा मैंने करा दिया है। अगला है सेकेंडली एजुकेशन इन क्रिमिनल्स मे secondly education in prisons may stop repeat offenses but it will not impact the first time crime. ये समझ आ गया पॉइंट? देखो, अगर यस मैम। प्रिजन में एजुकेट करोगे, रिपीट ऑफेंस तो कम हो जाएगी, पर क्राइम, फर्स्ट टाइम क्राइम थोड़ी कम होएगी। फर्स्ट टाइम तो वही की वही है ना, इसलिए ये बेस्ट मेथड नहीं है क्राइम को रिपीट कम करने का। समझ आ गया पॉइंट? मैम टैक्स यस मैम। रिबेट्स रिपीट कर दो प्लीज। टैक्स देखो, अगर अगर सपोजिंग मेरी कंपनी है बड़ी सी, मैं 5,000 बंदा एम्प्लॉय करती हूँ, ठीक है, मेरी इनकम है, मेरे को उस पे इतना टैक्स पड़ रहा है, और सरकार ने ये फैसिलिटी दी है कि अगर मैं कोई जेल से निकला अपराधी है उसको एम्प्लॉय करती हूँ अपनी कंपनी में, मुझे टैक्स रिपेट मिलेगा, तो मैं एम्प्लॉय करूंगी ना, मेरे को कुछ फायदा हो रहा है ना उसका। मुझे ये लग रहा है कि इसको इसको 20-30 हजार महीने की तनख्वाह देने से मुझे 50-60 हजार सरकार की तरफ से बचत हो रही है, मेरे को तो डबल फायदा है, एक बंदा भी मिल गया काम करने का और फायदा भी हो गया सरकार से। ओके मैम, यस मैम। कंसेशन। है ना? तो सरकार अगर मुझे टैक्स रिबेट देती है तो मैं ऐसे बंदे एम्प्लॉय करूंगी ना फिर। यस मैम। ठीक है, तो ये है कि सरकार एनकरेज कर सकती है कि लोगों को कि इनको एम्प्लॉयमेंट दो, इनकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी, और सरकार ऐसी कंपनीज को कुछ ना कुछ फायदे दे सकती है। समझ आ गया पॉइंट? ओके मैम। हाँ, तो फिर एजुकेशन में तीसरा मेरा जो लास्ट पैरे में पॉइंट है कि एजुकेशन अगर हम प्रिजन में देते हैं उससे रिपीट ऑफेंस तो रुकेंगे, पर पहले टाइम का क्राइम रुकेगा? वो तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो तो वैसे ही हो रहा है बाहर। ठीक है, तो गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना चाहिए? एजुकेशन इन प्रिजन्स पे फोकस करना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ताकि ओवरऑल इलिटरेसी कम हो जाए? यस मैम, प्राइमरी एजुकेशन पे। हाँ, सो इसका मतलब है finally the link between illiteracy and crime is overstated, as some of the developed countries with high literacy rates have higher crime rates than developing and underdeveloped countries. So focusing on education to address crime may not have the desired effects. तो मैंने फाइनल ये पॉइंट दिया है कि जो ये कहते हैं कि इलिटरेसी की वजह से क्राइम होता है, ये ओवरस्टेटेड पॉइंट है, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें लिटरेसी रेट तो बहुत हाई है, फिर भी क्राइम बहुत हाई है, हायर देन इवन दोज कंट्रीज जिनमें लिटरेसी रेट कम है। बट मैम ये तो बात हो गई, लेकिन इसी पैरा में हमने शुरू में कहा प्राइमरी एजुकेशन पे हम ध्यान दें, फिर हम हाँ, ही अपने अपने आइडिया को हम अपोज कर रहे नहीं हैं। नहीं, अपने आइडिया को अपोज नहीं कर रहे, मैंने ये कहा है कि फर्स्ट टाइम क्राइम नहीं रुकता। फिर मैंने फाइनल ये पॉइंट की, मैंने अपने पॉइंट को फाइनल ये पॉइंट कहा है कि एजुकेशन जो है उससे बेसिकली ऐसे क्या है कि एजुकेशन इन प्रिजन से कम हो जाएगा क्राइम। तो मैंने फाइनली ये कह दिया कि एजुकेशन का भी इतना रोल नहीं है, गवर्नमेंट को तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए रादर देन एजुकेशन इन प्रिजन्स, वो तो उससे कंपेयर कर दिया ना मैंने। और फाइनली मैंने ये पॉइंट रखा है, समझ गए? फाइनली मैंने क्राइम को बेस्ट मेथड रिड्यूस करने का एजुकेशन भी नहीं है, मैंने ये कह दिया है फाइनली, क्योंकि एजुकेशन के बावजूद कई कंट्रीज में जहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई है वहाँ क्राइम भी बहुत हाई है। कोई और कारण है क्राइम के, बेसिकली सिर्फ एजुकेशन पे भी फोकस करना इनफ नहीं है, ये है अल्टीमेटली। ओके, ठीक है, और प्राइमरी एजुकेशन से मतलब 5th तक है बस मैम यहाँ पे? हाँ मतलब क्लास 5th बेसिकली तक? हाँ, क्लास 5 तक वैसे भी फ्री है एजुकेशन, क्लास 5 तक। ओके Yeah, मैम। हाँ. In और conclusion, although prisons education would reduce crime to some extent, ये मैंने दोबारा conclusion में वही चीज लिखी है जो intro में लिखी है, सिर्फ word different करे हैं. I believe it is not the best method of reducing offenses in the society. अब ये बताओ मुझे, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो है, अगर आपने इंट्रोडक्शन एक बार 2 मिनट लगा के सोच के लिख ली, कंक्लूजन लिखने में कितना टाइम चाहिए आपको? कंक्लूजन जल्दी हो जाएगा मैम फिर तो। लेस देन ए मिनट। ओके, यस मैम, डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली। तो आप देखो, अगर आपने इंट्रो और कंक्लूजन को 5 मिनट टोटल दे दिए ना ऐसे को समझने के साथ, इंट्रो कंक्लूजन 5 मिनट में बना दी, 35 मिनट से कम में आपका ऐसे हो जाएगा, और आपको 5-7 मिनट 2 बार रिवाइज करने के मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट ऐसे। ओके, 2 और ऐसे हैं, 3।
3 और ऐसे है, चलो। ओके, ये वाला ऐसे है। Prison is the common way in most countries to solve the problem of crime. However, a more effective solution is to provide people a better education. Agree or disagree? कितने similar ऐसे हैं, ठीक है। अब कई कंट्रीज में प्रिजन जो है क्राइम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। कई कंट्रीज में जेल बनी हुई है, ठीक है। पर अब यहाँ पे एग्री डिसएग्री का पॉइंट अब शुरू हो रहा है। हाउएवर अ मोर इफेक्टिव सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड पीपल अ बेटर एजुकेशन। एग्री और डिसएग्री? ठीक है। अब इसमें भी मैंने वो दिया है, कंसेशन दिया है, पर इसमें भी मेरा आपको पता चल जाएगा कि मैंने एग्री करा है कि डिसएग्री। आप मुझे बताओगे कि एग्री है कि डिसएग्री है विद अ कंसेशन। द ट्रेडिशनल सोल्यूशन इज टू पनिश द क्रिमिनल्स बाय पुटिंग देम इन प्रिजन. However, some hold the view that education and job training can be better long-term solutions to lower crime. In my opinion, although education and skill training can certainly be more effective, it does not mean that prisons are not needed. तो मैं एग्री कर रही हूँ, डिसएग्री कर रही हूँ? डिसएग्री। अच्छा, डिसएग्री मैम, कंसेशन। ओके। इज दिस डिसएग्री और एग्री? Agree. नीना, दिव्या? मैं एग्री Ma'am, कर रही हूँ। agree. ma'am. Agree ma'am. हाँ, But give some concession. देखो टॉपिक क्या कह रहा है, पंजाबी करो दोबारा, हिंदी करो। प्रिजन्स एक बहुत कॉमन वे है बहुत कंट्रीज में सॉल्व करने का क्राइम को। हाउएवर, पर एक ज्यादा अच्छा मेथड है बेटर एजुकेशन। आप एग्री करते हो कि डिसएग्री? मैंने कहा है कि ट्रेडिशनल सोल्यूशन पनिश करने का प्रिजन है बहुत कंट्रीज में। ये मैंने वही पहले लाइन का पैराफ्रेजिंग कर दी। पर कुछ लोग ये व्यू होल्ड करते हैं कि एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो बेटर है। मेरे ओपिनियन में एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग सर्टेनली ज्यादा बेटर है, पर इसका ये मतलब नहीं है प्रिजन्स नहीं होने चाहिए। तो पर एग्री हो ऐसा गया तो ना? मैम क्वेश्चन में भी तो नहीं कहा ना कि प्रिजन नहीं होने चाहिए। नहीं, पर मेरा ये मतलब है प्रिजन्स भी होने चाहिए, पर ये बेटर मेथड है। तो मैंने थोड़ा कंसेशन प्रिजन्स की साइड दे दिया कि वो भी होने चाहिए टैकल करने के लिए। नहीं कि सिर्फ आप उस पे करोगे प्रिजन्स इज अ कॉमन वे है। तो कुछ लोग कहते हैं वो बेटर है तो प्रिजन्स को नहीं रखो। बेसिकली उन्होंने यही एम्प्लाई करा है कि एजुकेशन दो और प्रिजन्स की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली उसका यही मतलब है कि प्रिजन्स यूज किए जाते हैं, पर मोर इफेक्टिव मेथड है कि एजुकेशन दो लोगों को। ठीक है, तो मैंने यही कह मैम दिया फिर ना। ये मैम सेम ही कहा आपने भी हाँ कि ना सेम ही कहा एजुकेशन है। बेटर तो है हाँ ना हाँ, मैम? और प्रिजन्स फिर भी होने चाहिए। तो एक पैरा प्रिजन्स हाँ का जी, फिर बना पाऊंगी ना अगर मैंने ये हाँ लिख जी दिया। मैम। उनकी क्या जरूरत है, क्योंकि क्यों प्रिजन्स होने चाहिए बावजूद एजुकेशन के, फिर भी प्रिजन्स की जरूरत है, ये मैंने हाँ बोला जी, है। ठीक है, स्टेटमेंट पार्शियल है ना मैम पहले से ये। स्टेटमेंट कह रही है, हाँ स्टेटमेंट कह रही है प्रिजन कॉमन वे है पर बेटर है सोल्यूशन वो। मैंने ये कहा हाँ वो बेटर है, पर प्रिजन्स फिर भी होने चाहिए। ठीक है। हाँ जी मैम, जी मैम। तो इसके बाद there are number of reasons why I consider education and skill training to be more effective. Firstly, many people commit crimes because they are unable to fulfill their basic needs. The time spent in the education system increases labor market prospects and makes crime relatively less profitable. In other words, a stable and well-paid job would mean that individuals not only have a lot less to gain but also a lot more to lose by committing crime. तो अगर उनको जॉब अच्छी है तो अगर वो क्राइम करते हैं, उनको पता है कि क्राइम से हमें कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला और हम ज्यादा नुकसान में रहेंगे क्राइम करने से। तो वेल पेड जॉब बेटर है, इसलिए एजुकेशन देनी बेटर है। तो एजुकेशन पे अगर अगर सरकार खर्चती है तो क्राइम बेसिकली कम करती है एक तरह से। ये समझ आ गया पॉइंट? यस मैम। अगला पैरा है, सेकेंडली कीपिंग टीनेजर्स इन स्कूल during a key period of criminal activity can prevent the exposure of individuals to crime and ensure that they never proceed down the wrong track. दूसरा मैंने कह दिया कि अगर हम जो टीनेजर्स हैं उनको स्कूल में रखते हैं, एजुकेट करते हैं, उनके लिए कंपलसरी कर देते हैं कि इनको तो स्कूल में जाना ही जाना है। ठीक है, तो उनकी वो जो एज होती है, जो इम्प्रेशनेबल एज होती है जिसमें उनको गलत रास्तों पे ले जाया जा सकता है, वो जो एज है वो उनकी स्कूल के अंदर है। तो उन पे गलत इन्फ्लुएंस जाने के टाइम ही कम बचता है। ये समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी मैम। This kind of incapacitation is better than prison because there is less opportunity to learn about criminal techniques than in prisons, the universities of crime.
ठीक है. Finally, prisons are expensive to maintain and thus education is much more cost effective. Prison बहुत expensive है maintain करनी, education cost effective है. ठीक है. However, फिर मैंने कर दिया prison is the only answer in case of repeat offenders or people who commit crime even if they are wealthy and educated. देखो अगर कोई serial killer है उसके लिए prison is the only answer. ठीक है. अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है और वो सीरियल किलर है तो उसके लिए प्रिजन, और अगर कोई रेपिस्ट है, मर्डरर है, और उसके लिए भी प्रिजन इज द ओनली आंसर, क्योंकि सोसाइटी को उनसे प्रिवेंट बचा के रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. और फिर सेकंड रीजन प्रिजन का क्यों है, प्रिजन एक्ट एज ए डेटरेंट टू क्राइम बाय रेजिंग द कॉस्ट ऑफ क्राइम. ठीक है. वो जो क्राइम करने के लिए जो प्रिजन है ना, लोगों को पता है जेल जाएंगे तो क्राइम कम करेंगे, ये भी डर है उसका. ठीक है. और फिर मैंने ये भी पॉइंट लिखा है कि एजुकेशन क्राइम प्रिवेंट करने में मोर इफेक्टिव है पर एंड नहीं कर सकती क्राइम को. ठीक है. Then in conclusion, while I agree that educating people can be more effective in tackling crime, it is also irrefutable that prisons are also needed to curb crime. ये 2 बार also आ गया. ये also 2 बार ही आना है. Prisons भी जरूरी हैं curb crime. ये भी irrefutable है कि prisons भी जरूरी हैं to curb crime. ठीक है. ये समझ आ गया आपको पॉइंट? दोबारा वही चीज लिखी है जो इंट्रो में लिखी है. नथिंग न्यू. टू नीडेड हो सकता था यहाँ पे मैम. क्या? जैसे लास्ट लाइन में आप कह रहे हो ऑल्सो 2 बार आ गया, तो प्रिजन्स आर टू नीडेड. TOO. टू ऐसे नहीं आता, टू एंड में आता है. ओके मैम, ठीक है. हाँ, टू ही मतलब है यहाँ पे वैसे, पर टू ऐसे आता नहीं है बीच में. ओके, ये ऐसे है. मेनी पीपल रिगार्ड फिल्म्स as less important forms of art than literature and painting. Do you agree or disagree? तो कई लोग फिल्म्स को ना लेस इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट मानते हैं लिटरेचर और पेंटिंग से. आप इससे एग्री करते हो कि नहीं? सम इंडिविजुअल्स रिगार्ड आर्ट फॉर्म्स लाइक राइटिंग्स एंड पेंटिंग्स एज मोर सिग्निफिकेंट दैन द मूवीज. I believe that films are actually as important as, or in some ways more important than other forms of art like literature and painting. तो ये आपको समझ आ गया कि मैंने इसके साथ क्या करा है, एग्री करा है कि डिसएग्री करा है? मैम क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? क्वेश्चन कह रहा है कि बात हो रही है. क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिल्म्स है लेस इंपॉर्टेंट. डिसएग्री किया. डिसएग्री समझ आ रहा है? चलो ठीक है. अगर समझ आ रहा है तो अब आपको समझ आ गया है कि ऐसे का टॉपिक क्या है, और ऐसे लिखने से आप डिसएग्री कर रहे हो. तो डिसएग्री वर्ड डाले बिना देखो आप कितना अच्छा आप इम्प्लाई कर सकते हो डिसएग्री. टॉपिक कह रहा है फिल्म्स लेस इंपॉर्टेंट है. आपने कहा है कि फिल्म्स एज इंपॉर्टेंट है एंड कुछ तरीकों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका यहाँ पर आर्ट से कनेक्ट करने से मतलब मैम जो एफर्ट्स आर्ट्स में लगते हैं, मतलब वही बात करें, आर्ट वर्क में लगते हैं आर्ट ना, है. वही जैसे इसमें लगते हैं. आर्ट है, जैसे लिटरेचर है, पेंटिंग है, ये आर्ट है. हाँ हाँ जी मैम. उनसे कह रहे हैं कि जो फिल्म है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है. टॉपिक ये कह रहा है. मैंने ओके कहा मैम. है कि एज इंपॉर्टेंट है और इन कुछ कुछ केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. अब तो मैम देखो. ये आपका ऐसे पार्शली हो गया ना, राइट? अच्छा, पार्शली कैसे हुआ? नहीं, मैं पूछ रही हूँ. वैसे तो डिसएग्री हुआ है, बट जैसे डिसएग्री, पॉइंट्स हम इसमें ये तो स्ट्रांगली डिसएग्री हुआ है. मैंने बोला है कि बिल्कुल भी उनसे कम नहीं है, बराबर है या ज्यादा है. टॉपिक कह रहा है फिल्म्स लेस इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेस इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, एज इंपॉर्टेंट है या ज्यादा है. तो मैंने तो डिसएग्री करा है ना. मैंने उसके कुछ भी हिस्सा लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोला. समझ आ गया मनीषा? गॉट इट? हाँ जी. ठीक है. There are many reasons why I believe that films as a form of art are equally, if not more important than books and paintings. Firstly, films are an amalgamation of various art forms. सबसे पहला रीजन है जो फिल्म है ना, वेरियस आर्ट फॉर्म्स का एक अमलगमेशन है, मिक्सचर है. देखो फिल्म में स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तो राइटिंग आ गई. समझ गए? यस मैम. यस मैम. अब फिल्म में डांस होता है, कोरियोग्राफी होती है, वो आर्ट फॉर्म आ गया उसमें. ठीक है. यस मैम. हाँ, तो फिर फिल्म तो अमलगमेशन है डिफरेंट आर्ट फॉर्म, उनसे कम इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं? ज्यादा होगी मैम बल्कि. हाँ. These include both performing arts of dancing, acting, music, etc., and literatures like script writing, poetry in the form of songs. So, in effect, movies encapsulate multiple art forms, and their importance should be more than paintings and literature, which represent just one art form. पेंटिंग में वन आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर में वन आर्ट फॉर्म है, फिल्म में तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है. ये मेरा पहला पॉइंट समझ आ गया सबको?
Yes, ma'am. सेकेंडली, मैम हाँ जी, मैम इनकैप्सुलेट वर्ड मतलब मैम एनकैप्सुलेट मतलब एक कैप्सूल क्या होता है? आपने कभी कैप्सूल को खोला है? यस मैम कैप्सूल खाते हो जो, तो कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है ना? यस मैम यस जो मैम जो पाउडर का एक एक कण है, एक डांस है, एक एक्टिंग है, एक स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो उनके बाहर कैप्सूल डाल दिया, वो फिल्म हो गई। एनकैप्सुलेट का मतलब समझ आ गया? यस मैम हाँ, ठीक है। अब मैं डॉक्टर हूं तो मैंने आपको डॉक्टरी की लैंग्वेज में समझा दिया एनकैप्सुलेट का मतलब, ठीक है। हाँ। Secondly, movies have the unique ability to entertain and enlighten people at the same time. The increasing stress in people's life means that people need art to unwind and relax, and movies can fulfill this function better than any other art form. अब देखो, अब मूवीज का है, अब आपको बहुत स्ट्रेस है, आपको ये हल्की फुल्की मूवी लगा लेते हो, बैठ के देखते हो, आपका स्ट्रेस भाग जाता है। पर आप हल्की फुल्की किताब उठा के भी पढ़ते हो ना, आपका स्ट्रेस उस उतना नहीं भागता जितना मूवीज से भागता है स्ट्रेस। तो मूवीज आर ए बेटर आर्ट फॉर्म फॉर रिलीविंग स्ट्रेस ऑल्सो। तो बेटर हो गई ना, मैंने प्रूव कर दिया बेटर है। इन एडिशन, वॉचिंग ए मूवी लीव्स अ मच मोर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन पीपल्स माइंड देन विजिटिंग ए म्यूजियम और लुकिंग एट आर्टिफैक्ट्स। अब जो मूवीज है उनको वॉच करना, उससे ज्यादा लास्टिंग इंप्रेशन जाता है पीपल्स के माइंड पे देन विजिटिंग ए म्यूजियम एंड लुकिंग एट आर्टिफैक्ट्स। जैसे म्यूजियम विजिट करना, आर्टिफैक्ट देखना, पिक्चर्स पेंटिंग देखना। Since films are audiovisual form of art, audiovisual form of art, they are perhaps a lot easier for people to understand and comprehend. For this reason, movies are also a popular method of spreading awareness and bringing about social change. Finally, movies and films reach a much wider audience than literature or painting does, and this popularity itself makes them more valuable. For example, people might not be able to visit museums in other countries to see a painting, but they can easily watch foreign movies online. ठीक है? To sum up, I would like to reiterate that considering movies and films as inferior to literature and paintings would be a mistake. ये आपको समझ आ गया? वही चीज बोली है मैंने। गलती होगी अगर हम उनको inferior समझते हैं दूसरे आर्ट फॉर्म। यस मैम यस यस मैम मैम हाँ, चलो अब है मेरा लास्ट एसे, ठीक है। ये ऐसे है, ये एग्री डिसएग्री एसेस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आ गए। ये अभी पहले आर्ट का करा है, उससे पहले क्राइम के करे, अब मैं स्पोर्ट्स का एसे है, ठीक है, पेरेंट्स चिल्ड्रन का। अब ये देखो, ये सारे टॉपिक्स ना बेसिकली जीटी वालों के भी सेम ऐसे ही टॉपिक्स हैं। Parents should encourage their children to spend less time studying and more time doing sports or physical activities. Do you agree or disagree? पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई कम करें और ज्यादा टाइम खेलने, फिजिकल एक्टिविटी करें। क्या आप सहमत हो कि असहमत हो? मैम ये इससे पार्शियल जाएगा ना, हाँ, देखो दोनों आप देखो, आप कह रहे हो कि अगर पेरेंट्स कहे पढ़ना भाई, तू पढ़ना, तू बाहर जाके खेल आ, एंड कोई पेरेंट कहेगा? नो मैम है? मैं विराट कोहली के पेरेंट कहेंगे। वो विराट कोहली बन चुका है इसलिए कहेंगे। जब वो बन रहा था तब नहीं, उन्होंने भी वो भी धोनी की मूवी देखी है। पेरेंट्स को तो यस बड़ी मैम प्रॉब्लम हो रही थी कि ये खेल ही जा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, ये कुछ यस बनेगा मैम नहीं, रेलवे की नौकरी कर ले, कुछ भी नहीं कर रहा, निकट्टू। ठीक है, वो यस ये तो जब जब कोई बन जाता है फिर बात ही और होती है, ठीक है। मैंने एक फिर बार स्टेटमेंट चेंज हो जाती है जी। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा, कपिल देव ना, यस मैम वो उसकी एक इंटरव्यू में सुन रही थी। कहता जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 83 का, 83 का, यस मैम 83 83 है है ना? मैम। हाँ 83। कहता तब तक ना खेलने के लिए पेरेंट्स इतना लाते नहीं थे बच्चों को, उसके बाद पेरेंट्स आने लग गए हमारे पास कि इनको कुछ स्पोर्ट्स में कराओ। कहते ये चेंज आया था उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। तब तक ये एटीट्यूड ही था कि बच्चे पढ़ लिख लें, ठीक है, और ज्यादा पढ़ाई करें। But anyways, let us see how this is handled. Some people यस मैम believe that sports are more important for children than academic education. Topic तो यही कह रहा है ना, sports more important than academic, and so more time should be devoted to sports. While I believe that parents should encourage their children to undertake more physical activities, I also believe that this should not come at the cost of their academics. तो मैंने ये क्या पार्शियल गई हूँ मैं, समझ आ गया? मैंने ये कहा है कि बच्चों को कहना तो चाहिए कि ज्यादा स्पोर्ट्स करें, पर ये नहीं कहना चाहिए कि कम पढ़ाई करें, ठीक है। ये इस ऐसे में ये करा है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम करे स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, पढ़ाई उतने ही टाइम करें। ये ना बच्चों को बोलो कि पढ़ कम,
उसको ये बोलो टीवी कम देख ले, बाहर खेला, मोबाइल ये गेम्स कम खेल ले, मोबाइल गेम्स, और बाहर खेला। तो ये ऐसे समझ आ गया कैसे हैंडल किया है? समझ आ रहा है आपको? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो स्क्रीन टाइम होता है ना, जो स्क्रीन के आगे टाइम निकलता है, वो कम करके ऐसे करो, ठीक है? Okay. आगे देखो, there are many advantages of physical activities and sports for children. To begin with, participating in sports and other physical activities has numerous health benefits. This includes reduced risk of childhood obesity, healthy bones, muscles and joints, and increased cardiovascular fitness. They also help children relax, relieve stress, and sleep better. Participation in sports recharges the batteries of children, and this in turn leads to improved academic achievement also. ये बहुत अच्छा पैरा बना हुआ है स्पोर्ट्स के फायदों का। बहुत से एसेज में आपको स्पोर्ट्स के फायदे लिखने पड़े बच्चों को यस स्पोर्ट्स मैम। से, तो आप ये वाली वर्डिंग डाल सकते हो। इसमें डाला है कि उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। और क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? चाइल्डहुड ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा वो कम होगा, उनकी बोन्स हेल्दी होंगी, मसल्स हेल्दी होंगे, जॉइंट्स हेल्दी होंगे, उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बेटर होगी, ठीक है? उससे उनके रिलैक्सेशन बेटर होएगी, उनकी स्ट्रेस कम होएगी, वो बेटर सोएंगे। एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से ये भी देखा गया है कि उनके एकेडमिक अचीवमेंट भी बेटर हो जाती है, ठीक है? Another important benefit of physical activity and sports in particular is that children learn important virtues of life through them. ये तो आप सबको पता है कि जब स्पोर्ट्स करते हैं उनको फिर उनकी कंपटीशन, कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उनकी सेल्फ एस्टीम बेटर होती है, गोल सेटिंग, उनको माइंड में गोल सेटिंग आती है। अच्छा हमें ये करना है, स्पोर्ट्स के लिए सीखते हैं कि हमें इतने गोल बनाने हैं, तो इतने रन करने हैं। तो लाइफ में भी उनको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लीडरशिप स्किल सीखने को मिलती हैं, ठीक है? और फिर लास्ट पैरा है, एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स मस्ट बी पुश टू अचीव देयर बेस्ट एकेडमिकली। दे नीड टू स्पेंड टाइम ऑन स्टडीज सो दैट दे कैन गेट इनटू यूनिवर्सिटी एंड प्लेस्ड इन गुड जॉब्स। डिवोटिंग ऑल टाइम टू स्पोर्ट्स एंड लेस टू academics would be detrimental. So to allocate more time to sports, parents should cut down on the time spent on mobile phones and video games rather than compromising with their studies. ये पॉइंट मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन में बोला था वही मैंने उस पे पैरा बना दिया कि एजुकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि पढ़ कम और खेल ज्यादा। पढ़ भी उतना, खेल भी उतना। टीवी और मोबाइल फोन के आगे जो टाइम है उसको बस कॉम्पेंसेट कराओ विद मोर स्पोर्ट्स, ठीक है? To conclude, I reiterate my opinion that academic studies and sports are equally important for children. Equally word बड़ा important है यहाँ पे। Parents need to cut down screen time to accommodate more physical activities into their children's schedules. ये समझ आ गया आप ऐसे अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज मैंने आपको कितने ऐसे करा दिए? 7 एसेस करा दिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में, ठीक है? वन हाँ साइडेड नहीं ना बन सकता, वन साइडेड नहीं ना बन सकता। जैसे अगर हमने एक साइड ही अच्छा जाना हाँ, आपने सिर्फ एग्री करा ना, फिर आप एग्री करोगे। मैं आपको अभी समझाती हूँ। आपने एग्री करा, आप फिर कह रहे हो, एग्री कर रहे हो, बच्चों को पेरेंट्स कहेंगे पढ़ो कम और ज्यादा स्पोर्ट्स करो। ये आपने एग्री करा ना? अगर ये कि उनको कह रहे हैं कि पढ़ो, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में कम ध्यान दो जाए। हाँ, तो फिर दूसरा ये आपने टोटली डिसएग्री करा। उसमें आप कहोगे कि सिर्फ पढ़ते रहो और फिजिकल एक्टिविटी कम करो। दोनों में ना आप देखो, फिजिकल एक्टिविटी कम करो और पढ़ो ज्यादा, तो दोनों से ये बेटर नहीं बन रहा? मैडम ये तो बेटर है। वैसे वैसे मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम ऐसे वन साइडेड बना देते हैं हाँ तो भी ठीक है, तो बना दो, अब सपोर्ट कर दो, ठीक है। आप लिख दो कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं पढ़ा, आजकल स्पोर्ट्समैन ज्यादा कमा रहे हैं, उनको बोलो कि जरूरत जितना पढ़ो बस और खेलो ज्यादा, ठीक रॉन्ग है? तो नहीं होगा ना हाँ, मैम? जैसे गलत नहीं होगा। आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा उसको सपोर्ट कर लो, सब सही है, ठीक है? वो सब सही है। पर देखो, आपको ऐसे अच्छा बनाना है, आपको 250-300 वर्ड लिखने हैं। आपको थोड़ा सा उसका ये सोचना पड़ेगा कि इसमें अच्छा मैं अगर वन साइडेड जाती हूँ तो मुझे क्या लिखना है। तो मुझे ये लिखना है कि ज्यादा पढ़ाई की अहमियत नहीं है आगे आगे, या ज्यादा स्पोर्ट्स की अहमियत नहीं है, पढ़ो लिखो कुछ, उससे ही कुछ बन सकते हो। तो ऐसे आप कितना अच्छा लिख पाए हो कि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, उसका एक पैरा बन गया, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, उसका पैरा बन गया। और क्यों पढ़ाई को कम नहीं करना और स्पोर्ट्स को ज्यादा नहीं करना, उसका पैरा बना दिया कि स्पोर्ट्स को भी ज्यादा करना है, पढ़ाई को भी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम कम कर दो। सबसे ज्यादा नुकसान तो स्क्रीन टाइम कर रहा है आजकल बच्चों का। हाँ जी मैम। मैम ये तो क्लियर है टॉपिक। लाइक कुछ टॉपिक्स में होता है ना, उसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है कि
पार्शियल जाना है कि वन साइडेड जाना है? आपको तो देखो, आपको ना सारे एसेस तो आप लिख के कर नहीं सकते हो, पर आप इतनी हार्ड वर्क जरूर कर सकते हो कि जितने टॉपिक्स आपको पता है पास्ट में आए हुए हैं उन सब टॉपिक्स को पहले घर बैठ के थॉट प्रोसेस दौड़ा दो। अगर ये टॉपिक आया तो मैं पार्शियल जाऊंगी तो मेरे पास क्या पॉइंट्स हैं, वन साइडेड जाऊंगी तो क्या मेरे पास पॉइंट्स है 3 पैरे बनाने लायक, तो फिर वन साइडेड में वन साइडेड चले जाओ, पार्शियल में पार्शियल चले जाओ। और इतना अगर आप पहले सोच लोगे, अगर आपने 100 एस्से की भी इतना होमवर्क कर लिया ना, एग्जाम में आपको उसके बाहर का भी कोई एस्से आएगा, आपको सोचने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपने अपने दिमाग को ट्यून करा हुआ है आइडिया सोचने के लिए। ठीक है। समझ गए ना? यही है यस मैम। प्रैक्टिस, दिस इज द प्रैक्टिस दैट यू गो इनटू। ठीक है यस मैम। मैम जो ये पार्शियल टाइप के ऐसे होते हैं जैसे मोर बेस्ट ये लिखा होता है, हाँ, इनमें आप कह इनमें सकते हो बेटर कि ये अच्छा मेथड है पर ये बेस्ट नहीं है, तो पार्शियली हो गया ना एक तरह से। हाँ पार्शियली मतलब उसी से एग्री कर रहे होते हैं हम एक तरह से, है ना हाँ मैम? हाँ बिल्कुल, पर अब ये कह रहे हो कि ये सबसे बेस्ट नहीं है। हाँ आप सबसे बेस्ट नहीं है, हाँ जी ये बता रहे होते हैं हम। डिसएग्री कर रहे होते हो, पर आप उसको हम्म। उसको भी अच्छा कह रहे होते हो। ठीक है। और जैसे जो हमने अभी एक एग्जाम उसमें वीडियो में है मैम वो कि हाँ फॉरेनर से हमें ज्यादा चार्ज करना चाहिए, उसमें ना हाँ दोनों टाइप के बना के दिखाए हो आपने कि यस कर भी सकते हैं हम, और एक दूसरे केस में कि नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस, है नहीं ना नहीं, मैम? यही बात है ना? उसमें मैंने एग्री करा है कि हाँ जी। हाँ ज्यादा चार्ज करना चाहिए, मैंने यही बोला है कि ज्यादा करना चाहिए। कंसेशन क्या दिया है हाँ जी। कि डिफरेंस कम होना चाहिए ना, ज्यादा हाँ जी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा भी करो और कम भी करो, ये थोड़ी कह सकते हो आप। सोचो, हाँ जी। है हाँ ना? जी। हाँ जी। अगर आप आई पार्शली एग्री विद दिस करते हो और उसके बाद कुछ नहीं और लिखते हो कि आप पार्शली एग्री से आपका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होएगा आप एक तरह से ये कह रहे हो कि अगर इंडिया में कोई टूरिस्ट आता है तो अमेरिका के टूरिस्ट से तो ज्यादा ले लो और यूरोप के टूरिस्ट से कम लो, या वो तो गलत ही हो जाएगा ना। आप सोचो, पार्शली एग्री का तो ऐसा ही मतलब निकल रहा है, वो तो गलत हो जाएगा। आप टोटली एग्री कर रहे हो पर आप ये कह रहे हो कि डिफरेंस कम रहना चाहिए, वो कंसेशन है उसमें आप लिख दो कि क्यों कम डिफरेंस होना चाहिए, इतना डिफरेंस मार्केट डिफरेंस है। अब हम कहीं गए थे, देयर वाज अ जर्मन लेडी स्टैंडिंग और कह रही आई वोंट गो इनसाइड। आई सेड व्हाट हैपेंड? सेज योर टिकट इज 10 रुपीज, माइन इज 200 रुपीज, व्हाई शुड आई गो इनसाइड? तो हमने ना फिर 3 टिकटें ले ली, मैं मेरे हस्बैंड थे, हमने 10-10 रुपए की थी, हमने 30 रुपए खर्चे, हमने 3 टिकटें ले ली। उसको कहा, चल आजा। वो पूछा ये कौन है, हमने कहा शी इज विद अस। तो उसने कुछ नहीं बोला, बंदे ने हमें 3 टिकटें दे दी, वो अंदर चली गई। हमने उसकी टिकट उसको पकड़ाई, मैंने कहा जा घूम। तो कहती नो नो यू टेक द मनी फ्रॉम मी। मैं कहा छोड़, दिस इज इंडिया, हम इतना तो कर ही सकते हैं। शी वाज सो मतलब हैप्पी कि मेरे 200 इन्होंने बचाए हैं और हमारे सिर्फ 10 लगे। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी बड़ा अजीब होता है। एंड सम पीपल। मेरी कजन अभी आई थी, जैसे अभी पेंडेमिक से पहले जैसे कोरोना हुआ तो वो आई थी यहाँ की, वो फीजी इंडियन थी, बट हाँ लगती जैसे गोरी है, बोन यही की है, तो वो शादी इंडियन से हुई है। तो वो ताजमहल जैसे देखने गए ना सारे, उन भैया और को तो उतना चार्ज करा, वो बोलते कहते ये है ही नहीं इंडिया की। उसको हाँ बड़ी कोशिश भी करी कि इंडियन वर्ड्स थोड़े ऐसे बोले, पर उसके एक्सेंट से पहचान लिया, कहते फॉरेन की है, इसको तो अलग चार्ज करेगी। तो हाँ उसका अलग ही चार्ज किया और उनको चीप में दी और उसकी महंगी पड़ी है सारी, हाँ जहाँ जहाँ गए। मैम उसी ऐसे में जिसमें बात हो रही थी इसमें ना कंप्लीटली एग्री का लिखा हुआ है एक तो मैम, जिसमें तीनों पैरा में, और एक ना पार्शियल जिसमें आप कह रहे हो कंसेशन दी हुई है। तो मेरा क्वेश्चन यही है मैम कि जिसमें हम कंप्लीटली एग्री किया हुआ है कि बड़ा की अभी लोकल से हम उन्होंने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है और इनकी ह्यूज रनिंग कॉस्ट होती है, दैट्स व्हाई कोई भी गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, और हम बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं फॉरेनर्स को साइन बोर्ड वगैरह लगा के। तो उस तीनों पैरा में हमने एग्री वाले पॉइंट डाल रखे हैं, बस मींस ठीक कुछ है, भी वो हम भी अलग नहीं। ठीक है। कंसेशन मत लिखो ना ऊपर, फिर आई एग्री, आई स्ट्रांगली ओके एग्री विद दिस कर दो बस। देखो मींस अगर पार्शियल आपने टाइप में हम जा सकते हैं जा एग्री। भी सकते हो, वो एग्री है, दोनों केसेस में वो एग्री है, सिर्फ कंसेशन सिखाया हुआ है। ओके ओके मैम। हाँ, ओके एग्री इट है। मींस बेस्ट वे है कि हम कंसेशन लेके चलें, अगर है ना मैम? कंसेशन आपके मन में अच्छा जच रहा है, आपको आ रहा है, तो लेके चलो, नहीं तो स्ट्रांगली वन साइडेड कर दो, कोई इशू नहीं है। सी ओके इट मैम। इज कोई डिफरेंस नहीं है स्कोरिंग में, और आप ओके कंसेशन मैम। लेके चलो और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपके बैंड कम हो जाएगा ना, वो आप देखो। मैम हाँ
मैम एक कंफ्यूजन हो रही थी, जैसे मेरे पास एक क्यू कार्ड है, द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स इज टू वर्क इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डू यू एग्री और डिसएग्री? अगर इसमें हम वाइल वाला सेंटेंस बनाते हैं तो पहले तो हम कहते हैं कि ये गुड मेथड है, और उसके बाद कॉमे के बाद लिखते हैं कि ये बेस्ट मेथड नहीं है, तो हम जो दो बाकी के पैरे हैं वो इसमें वो बताएंगे कि ये बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, मतलब कमियां बताएंगे, या फिर ये बताएंगे कि अदर वेज क्या है? दोनों चीजें कर सकते हो, एक पैरे में कमियां बता दो, एक में अदर मेथड बता, तीन पैरे का ऐसे बन गया। देखो आपका क्यू कार्ड नहीं है, आपका एस्से है, आप क्यू कार्ड बोल गए थे। तो आप बोलोगे कि द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स इज वर्किंग इन एमएनसीज, आप कहोगे व्हाइल दिस इज अ गुड मेथड इट इज सर्टेनली नॉट द बेस्ट एंड देयर आर अदर मेथड्स व्हिच आर बेटर। तो सबसे पहले आपने बोल दिया व्हाई इट इज अ गुड मेथड, ठीक है, और फिर एक पैरे में बता दो ये गुड मेथड इसलिए, बेस्ट मेथड इसलिए नहीं है, इसकी कमियां बता दो, और अगला मेथड कौन से मेथड बेटर है उससे वो बता दो, बस। ओके मैम, ठीक है। दोनों बता सकते हो, और ज्यादा दो पैरे कमियों के भी बता के कह सकते हो बेस्ट इसलिए नहीं है, और दो पैरे बाकी मेथड्स के भी बता के कह सकते हो बेस्ट इसलिए नहीं है। ठीक मैम, नवेद और का रिजल्ट आ गया मैम? हाँ, नवेद का आ गया मेरे को, ओवरऑल 6 है उसके, ज्यादा अच्छे नहीं आए मैम। ओके मैम। ओके, अब आपको मैं आज का होमवर्क दूं? लेट मी सी। दे दो मैम। सिर्फ इंट्रो कंक्लूजन दूंगी, ठीक है? यस मैम। ओनली इंट्रो कंक्लूजन, बिकॉज इंट्रो कंक्लूजन ही, फिर आप बस स्केलेटन बना दो कि इस पैरे में ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ठीक है? मैं होमवर्क डालती हूँ ग्रुप में, ठीक है? आई विल पुट अप द एसे टॉपिक इन द ग्रुप, ठीक है? ओके देन, ओके बाय। ओके मैम, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय।